नमस्ते। द यूपीएससी पॉडकास्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारी यूपीएससी समाजशास्त्र वैकल्पिक श्रृंखला में हम शिशु और बाल मृत्यु दर यानी चाइल्ड और इन्फेंट मोर्टेलिटी और इससे जुड़े जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के मुद्दे हैं उन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये विषय ना किसी भी समाज के लिए एक आईने की तरह होते हैं। मतलब दिखाते हैं कि वहाँ स्वास्थ्य और विकास की असली तस्वीर क्या चल रही है, खासकर भारत जैसे इतने बड़े और विविध देश में। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो मोर्टेलिटी रेट्स हैं ये आखिर हमें बताते क्या हैं, भारत में ज़मीनी हकीकत क्या है, कहाँ सुधार हुआ, कहाँ अभी चैलेंजेस हैं और पिछले कुछ दशकों में सरकार ने क्या-क्या कदम उठाए हैं। तो चलिए इस पूरे मामले को परत दर परत खोलते हैं। सबसे पहले ये जो हम अक्सर सुनते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR और अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट U5MR, इनका ठीक-ठीक मतलब क्या है? बिल्कुल। देखिए, IMR यानी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब है कि हर 1000 बच्चा जो जीवित पैदा होते हैं उनमें से कितने बच्चे अपना पहला जन्मदिन देखने से पहले ही दुर्भाग्यवश मर जाते हैं। और U5MR यानी अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट ये बताता है कि हर 1000 जीवित पैदा हुए बच्चों में से कितने बच्चे 5 साल की उम्र पूरी करने से पहले मर जाते हैं। और ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये दशकों से आप कह सकते हैं दुनिया भर में बच्चों की सेहत और उनकी भलाई मतलब चिल्ड्रंस वेलबींग को नापने के सबसे अहम पैमाने रहे हैं। अच्छा, तो मतलब ये आंकड़े सीधे सीधे इशारा करते हैं कि किसी देश में बच्चों की देखभाल का पूरा सिस्टम कैसा है, माँओं का स्वास्थ्य कैसा है, लोगों के रहने के हालात, लिविंग कंडीशंस कैसे हैं और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति, सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस क्या हैं, है ना। जैसे हम अपने आसपास भी देखते हैं, अगर किसी मोहल्ले में बच्चे ज़्यादा बीमार पड़ते हैं या कोई दुखद घटना होती है तो हम सोचने लगते हैं कि भाई वहाँ सफाई है या नहीं, पीने का पानी कैसा है, आसपास कोई अच्छा डॉक्टर या अस्पताल है भी या नहीं। तो ये तो नेशनल लेवल पर समाज की सेहत का एक बड़ा इंडिकेटर हो गया। इंडिकेटर्स माना जाता है। ये आंकड़े जैसे ही घटते बढ़ते हैं तो तुरंत पता चलता है कि भाई हेल्थ सर्विसेज में या पोषण में या साफ सफाई के स्तर में कुछ गड़बड़ है या शायद सुधार हो रहा है। और इसी संवेदनशीलता को समझते हुए दुनिया भर की सरकारों ने और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने इन दरों को कम करने और बच्चों का जीवन बचाना, चाइल्ड सर्वाइवल पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है। और अच्छी बात यह है कि पिछले कुछ दशकों में अगर हम देखें तो विश्व स्तर पर इसमें काफी महत्वपूर्ण सुधार देखने को मिला भी है। हाँ, वो तो है, ग्लोबल लेवल पर तो सुधार दिखता है, लेकिन जब भारत की बात आती है तो कहानी थोड़ी थोड़ी पेचीदा हो जाती है। यहाँ तस्वीर एक जैसी नहीं है ना। स्वास्थ्य के जो नतीजे हैं, हेल्थ आउटकम्स, उनमें बहुत ज़्यादा असमानताएं, इनइक्वालिटीज़ दिखती हैं। अलग अलग राज्यों को ही देख लीजिए, ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आता है। जैसे हम सुनते हैं कि केरल जैसे राज्य में स्थिति काफ़ी बेहतर है, लेकिन शायद उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में चुनौतियां कहीं ज़्यादा गंभीर हैं। और ये फ़र्क सिर्फ राज्यों के बीच ही नहीं है, शहरों और गांवों में अमीर और गरीब परिवारों के बच्चों के स्वास्थ्य में भी ये अंतर साफ दिखता है। हाँ बिल्कुल, ये असमानताएं कई परतों वाली हैं और इनकी वजहें भी कई हैं। मामला सिर्फ इतना नहीं है कि स्वास्थ्य सेवाओं तक किसकी पहुंच है, मतलब एक्सेस है, और कौन उनका इस्तेमाल यूटिलाइजेशन कर पा रहा है, बल्कि अलग अलग इलाकों में आर्थिक और सामाजिक विकास, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट की रफ्तार अलग अलग होना, विकास के जो फायदे हैं उनका सब तक बराबर ना पहुंचना, मतलब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स, और जो हमारी सरकारी स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियां हैं, पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम्स, उनकी अपनी कमियां, ये सब मिलकर इस असमानता को बढ़ाते हैं। और नतीजा ये होता है कि सबके लिए बराबरी की स्वास्थ्य सेवाएं, इक्विटेबल हेल्थ सर्विसेज सुनिश्चित करना एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है। और शायद इसी वैश्विक चिंता और ज़रूरत को देखते हुए साल 2000 में संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस ने वो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स MDGs अपनाए थे। मैंने सुना तो है कि गरीबी और पिछड़ेपन से लड़ने का एक बड़ा वैश्विक रोड मैप जैसा था। बड़ी चुनौतियां हैं, उनसे मिलकर निपटेंगे। इसका एक बड़ा लक्ष्य था लोगों को अत्यधिक गरीबी की अमानवीय स्थितियों, एब्जेक्ट एंड डीह्यूमनाइजिंग कंडीशन से बाहर निकालना, और इसमें स्वास्थ्य, हेल्थ एक बहुत ही सेंट्रल थीम था। भारत ने MDGs के कुछ लक्ष्यों में तो हाँ ठीक ठाक प्रगति की भी है, जैसे स्कूल में बच्चों का दाखिला बढ़ाना, बेसिक यूनिवर्सल एजुकेशन, या लड़के लड़कियों के बीच पढ़ाई में बराबरी लाना, जेंडर इक्वालिटी वगैरह। लेकिन ये थोड़ी अजीब बात लगती है कि स्वास्थ्य वाले जो इंडिकेटर्स थे, जैसे मृत्यु दर कम करना, बीमारियों मॉर्बिडिटी को घटाना,
या उन पर्यावरणीय कारकों, एनवायरमेंटल फैक्टर्स को सुधारना जो खराब सेहत के लिए जिम्मेदार हैं, जैसे गंदा पानी, प्रदूषण, उन पर हमारी रफ्तार थोड़ी धीमी रही है। एक तरफ इकोनॉमी बढ़ रही है, पर सेहत के मामले में हम उतना तेज नहीं चल पाए। ये विरोधाभास क्यों दिखता है? ये एक जटिल सवाल है और इसके कई पहलू हैं, लेकिन हाँ, ये विरोधाभास तो दिखता है। MDGs के जो 8 मुख्य लक्ष्य थे, उनमें से एक लक्ष्य यानी MDG 4, वो सीधे सीधे बाल मृत्यु दर, चाइल्ड मोर्टेलिटी को कम करने पर ही केंद्रित था। और लक्ष्य भी बहुत महत्वाकांक्षी था कि 1990 का जो स्तर था, उससे 2015 तक 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर U5MR को 2/3 2/3 तक कम करना है। और इस लक्ष्य की प्रगति को नापने के लिए 2 मुख्य इंडिकेटर्स तय किए गए थे, यही U5MR और IMR। तो पूरी दुनिया में देश इन आंकड़ों पर बहुत बारीकी से नजर रखे हुए थे। तो ये तो हुई वैश्विक बात। अब आते हैं भारत पर। भाई, हमारी सरकार ने भी तो समय समय पर कई कोशिशें की होंगी। ये लड़ाई कब और कैसे शुरू हुई हमारे देश में? हाँ, भारत में भी प्रयास काफी पहले शुरू हो गए थे। 1978 में एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा हुई थी, अल्मा अता घोषणा, अल्मा अता डिक्लेरेशन, जिसने हेल्थ फॉर ऑल का नारा दिया था। उसके बाद भारत ने भी लक्ष्य रखा कि साल 2000 तक IMR को 60 प्रति हजार जीवित जन्मों तक ले आएंगे। सोचिए, ये 70 के दशक के आखिर की बात है। फिर हमारी 6ठी और 7वीं पंचवर्षीय योजनाएं जो थीं, 5 ईयर प्लान्स, उनमें भी बाकायदा राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम बनाने पर जोर दिया गया। यहाँ तक कि उस समय का जो बहुत लोकप्रिय 20 सूत्री कार्यक्रम था, 20 पॉइंट प्रोग्राम, उसमें भी महिलाओं और बच्चों की स्थिति सुधारना एक अहम बिंदु था। और फिर वो दौर आया जब टीकाकरण, इम्यूनाइजेशन पर बहुत फोकस हुआ। वो शायद एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था, ना? बिल्कुल। 1979 में एक्सपैंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन EPI शुरू किया गया। ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम था क्योंकि इसने एक संगठित तरीके से कुछ जानलेवा बीमारियों के खिलाफ टीके लगाने शुरू किए। इसमें गर्भवती महिलाओं को टिटनेस से बचाने के लिए TT वैक्सीन और बच्चों को BCG, जो TB के लिए होता है, DPT यानी डिप्थेरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो और खसरा, मीजल्स का टीके शामिल किए गए थे। और फिर इसी को शायद और आगे बढ़ाते हुए 1985 में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम UIP आया, जो शायद ज्यादा व्यापक था। इसे तो काफी सफल माना जाता है, जहां तक मैंने सुना है। हाँ, UIP एक बहुत बड़ा और महत्वाकांक्षी कार्यक्रम था, जिसे 1990 तक पूरे भारत में चरणबद्ध तरीके से फेज वाइज लागू किया गया। इसका लक्ष्य था 6 बीमारियां, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस यानी काली खांसी, बचपन का TB, पोलियो, खसरा और नवजात टिटनेस, इनके खिलाफ सभी बच्चों का टीकाकरण सुनिश्चित करना। ये वो बीमारियां थीं जिनसे या तो बहुत ज्यादा मौतें होती थीं या बच्चे जिंदगी भर के लिए अपंग हो जाते थे। और वाकई शुरुआती सालों में UIP ने जबरदस्त सफलता हासिल की। कई जगहों पर 90% से ज्यादा कवरेज भी रिपोर्ट की गई थी। सोचिए, इसने कितने बच्चों की जान बचाई होगी और कितने परिवारों को उस दुख से बचाया होगा। तो ये टीकाकरण कार्यक्रम मतलब अकेले नहीं चल रहे थे, बाद में इन्हें माँ और बच्चे के स्वास्थ्य के जो बड़े कार्यक्रम थे उनसे जोड़ा गया। एकदम सही। यहीं पर सोच में एक महत्वपूर्ण बदलाव दिखता है कि भाई सिर्फ टीके लगाना काफी नहीं है, हमें माँ और बच्चे के पूरे स्वास्थ्य चक्र को देखना होगा। इसीलिए UIP को 1992 में चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम CSSM का हिस्सा बनाया गया और फिर 1997 में इसे और भी व्यापक रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम RCH में शामिल कर लिया गया। RCH का दायरा काफी बड़ा था। इसमें सिर्फ टीकाकरण या बच्चे का स्वास्थ्य ही नहीं, बल्कि माँ का स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग, सुरक्षित गर्भपात, यौन संचारित संक्रमण, STIs, RTIs जैसी चीजें भी शामिल थीं। यानी प्रजनन और बाल स्वास्थ्य को एक साथ देखने की कोशिश। इसी दौरान नेशनल हेल्थ पॉलिसी 1983 भी आई थी, जिसने साल 2000 तक IMR, नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट यानी जन्म के पहले 28 दिन में मृत्यु, और चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट CMR में काफी कमी लाने का लक्ष्य रखा था। तो ये सब प्रयास एक ही दिशा में चल रहे थे, माँ और बच्चे को सुरक्षित रखना। फिर 2000 का दशक आया और तब शायद नीतियां और मजबूत हुई, नई हेल्थ पॉलिसी आई, पॉपुलेशन पॉलिसी आई। हाँ, 2000 के दशक में फोकस और तेज हुआ। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 और नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002 ने चाइल्ड सर्वाइवल और मैटरनल हेल्थ यानी मातृ स्वास्थ्य को और ज्यादा प्राथमिकता दी। एक अहम बात यह हुई कि RCH सेवाओं की पहुंच बढ़ाने पर जोर दिया गया।
और इसमें सिर्फ सरकारी तंत्र ही नहीं बल्कि स्वैच्छिक संगठन, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस और जो गैर सरकारी क्षेत्र हैं, एनजीओज, उनकी भागीदारी को भी प्रोत्साहित किया गया। यानी ये समझा गया कि ये काम अकेले सरकार नहीं कर सकती, इसमें सबको साथ आना होगा, मिलकर काम करना होगा। अच्छा, और इसी दौरान शायद बच्चों के अधिकारों, चाइल्ड राइट्स पर भी बात होने लगी थी। कोई चार्टर जैसा कुछ आया था? बिल्कुल। 2004 में नेशनल चार्टर फॉर चिल्ड्रन अपनाया गया। जी। ये एक महत्वपूर्ण दस्तावेज था जिसने बच्चों के जीवन जीने, विकास करने और सुरक्षित रहने के अधिकारों, राइट्स टू सर्वाइवल, डेवलपमेंट एंड प्रोटेक्शन पर सरकार की प्रतिबद्धता जताई। और इसमें खास बात ये थी कि इसमें सिर्फ राज्य और समुदाय के कर्तव्यों की बात नहीं थी, बल्कि बच्चों के अपने परिवार, समाज और देश के प्रति क्या कर्तव्य है, उसका भी जिक्र था। एक तरह से ये बच्चों के लिए एक नैतिक दिशा निर्देश जैसा था। और फिर 2005 में तो एक बड़ा एक्शन प्लान भी आया था शायद, नेशनल प्लान ऑफ एक्शन फॉर चिल्ड्रन। इसके लक्ष्य तो सुनने में बहुत ही एम्बिशियस लगते हैं। हाँ, 2005 का नेशनल प्लान ऑफ एक्शन फॉर चिल्ड्रन वाकई बहुत महत्वाकांक्षी था। इसने 18 साल तक के सभी बच्चों के सभी अधिकारों को सुनिश्चित करने का वादा किया। और जहां तक चाइल्ड सर्वाइवल की बात है, इसके लिए जो लक्ष्य रखे गए थे वो काफी ठोस और समयबद्ध थे। जैसे 2010 तक आईएमआर को 30 से नीचे लाना, बाल मृत्यु दर को 31 से नीचे और नवजात मृत्यु दर एनएमआर को 18 प्रति हजार जीवित जन्मों से नीचे लाना। ये आंकड़े दिखाते हैं कि सरकार कितनी गंभीरता से इस मुद्दे को ले रही थी और कितने ऊंचे लक्ष्य तय कर रही थी। और इन बड़े लक्ष्यों के साथ कुछ और छोटे स्पेसिफिक टारगेट्स भी थे क्या? जैसे पोलियो उन्मूलन का लक्ष्य था या खसरे से होने वाली मौतें कम करना? हाँ बिल्कुल, उन बड़ी लक्ष्यों को पाने के लिए कई और छोटे छोटे कदम तय किए गए थे। जैसे 2007 तक एनएमआर को 26 तक लाना, मातृ और नवजात टिटनेस एमएनटी को पूरी तरह खत्म करना। और आपको बता दूं कि इसमें भारत को बाद में सफलता मिली भी, ये एक बड़ी उपलब्धि थी। स्तनपान, ब्रेस्ट फीडिंग को बढ़ावा देना, क्योंकि माँ का पहला दूध कोलेस्ट्रम और 6 महीने तक सिर्फ स्तनपान बच्चे के लिए अमृत समान है। 2007 तक खसरे, मीजल से होने वाली मौतों को आधा करना, सभी बच्चों का पूरा टीकाकरण सुनिश्चित करना। 2007 तक पोलियो का उन्मूलन, पोलियो इरेडिकेशन, ये तो भारत के सार्वजनिक स्वास्थ्य इतिहास में एक बहुत बड़ी जीत थी। और 2010 तक तेज सांस की बीमारियों, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस ARI से होने वाली मौतों को 1/3 कम करना और डायरिया, हैजा से होने वाली मौतों को 50% तक कम करना। तो आप देख सकते हैं कि ये लिस्ट दिखाती है कि समस्या के हर पहलू पर, हर बीमारी पर ध्यान देने की कोशिश की गई थी। और फिर 2005 में ही एक और बड़ा नाम सामने आया, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, NRHM। इसका तो जिक्र लगभग हर स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में आता ही आता है। ये क्या था और इसे इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? NRHM, जिसे 2005 में लॉन्च किया गया, वास्तव में भारत के सार्वजनिक स्वास्थ्य के इतिहास में एक मील का पत्थर कहा जा सकता है। इसका मुख्य उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां स्वास्थ्य सेवाएं अक्सर सबसे कमजोर होती हैं, खासकर गरीबों, महिलाओं और बच्चों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी और उनकी गुणवत्ता, क्वालिटी में जबरदस्त सुधार लाना। ये समझा गया कि जब तक गांव-गांव तक अच्छी स्वास्थ्य सेवा नहीं पहुंचेगी, तब तक हम IMR, MMR जैसे आंकड़ों को नहीं सुधार पाएंगे। तो इसके मुख्य लक्ष्य क्या थे और क्या इसने पिछली योजनाओं को अपने में शामिल कर लिया, इंटीग्रेट कर लिया? NRHM के मुख्य लक्ष्य थे IMR और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, MMR, को तेजी से कम करना, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं जैसे महिला स्वास्थ्य, बाल स्वास्थ्य, पानी, सफाई, टीकाकरण, पोषण, इन सब तक सबकी पहुंच, यूनिवर्सल एक्सेस बनाना। और जो संचारी रोग हैं, कम्युनिकेबल डिजीजेस, और गैर संचारी रोग, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, उनकी रोकथाम और नियंत्रण को मजबूत करना। और हाँ, इसने मौजूदा कार्यक्रमों को एकीकृत किया, जैसे रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम का जो दूसरा चरण था, RCH2, वो इसी NRHM के तहत लागू किया गया, ताकि सारी कोशिशें एक छतरी के नीचे आ जाए और तालमेल बेहतर हो सके, रिसोर्सेज का बेहतर इस्तेमाल हो सके। एक बात जो मुझे समझ आ रही है वो ये कि भारत के लक्ष्य अक्सर MDGs से भी ज्यादा महत्वाकांक्षी रहे और इन लक्ष्यों को पाने के लिए पैसा भी लगाया गया है। केंद्र सरकार की योजनाएं जैसे RCH2, NRHM और पोषण के लिए इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, ICDS, इनके जरिए पब्लिक रिसोर्सेज बढ़ाए गए। तो फिर भी कमी कहाँ रह गई? प्लान भी थे, पैसा भी था,
फिर भी जमीनी हकीकत पूरी तरह क्यों नहीं बदली? कहाँ चूक हो रही थी? यही सबसे बड़ा सवाल है और असली चुनौती भी यही है। देखिए, प्रतिबद्धताएं, कमिटमेंट्स, कागज पर दिखाना और संसाधन, रिसोर्सेज आवंटित करना एक बात है, लेकिन उन्हें वास्तविक मापने योग्य नतीजों, मेजरेबल रिजल्ट्स में बदलना, खासकर उन समुदायों के लिए जो सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, सोशली डिसएडवांटेज्ड हैं और हाशिए पर है, मार्जिनलाइज्ड है, ये बिल्कुल दूसरी बात है। यहीं पर वो इम्प्लीमेंटेशन गैप आ जाता है जिसकी हम बात करते हैं। पैसा सही जगह पहुंच रहा है या नहीं, सेवाएं लोगों तक पहुंच भी रही हैं तो उनकी क्वालिटी कैसी है, क्या लोगों में उन सेवाओं को लेकर जागरूकता, अवेयरनेस है, क्या सिस्टम में जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी है, ये सारे सवाल उठते हैं। असली काम, असली चुनौती इसी इम्प्लीमेंटेशन को सुधारने में है, जमीनी स्तर पर चीजों को बेहतर बनाने में है। बिल्कुल। तो ये तो हुई नीतियों और कार्यक्रमों की बात। अब जरा ये समझते हैं कि आखिर वो कौन से कारक हैं, डिटर्मिनेंट्स हैं, जो सीधे तौर पर बाल मृत्यु दर को प्रभावित करते हैं। मतलब किन चीजों पर ध्यान देने से सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा? स्टडीज ने इस बारे में क्या पाया है? हाँ, इस पर काफी शोध हुआ है और कई अध्ययनों ने इन कारकों को समझने की कोशिश की है। इन्हें हम मोटे तौर पर 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पहला है निकटवर्ती कारक, जिन्हें प्रॉक्सिमेट फैक्टर्स कहते हैं। इसमें वो चीजें आती हैं जो सीधे बच्चे के स्वास्थ्य से जुड़ी हैं। इसमें गैर चिकित्सीय कारक, नॉन मेडिकल फैक्टर्स जैसे पोषण, साफ सफाई और चिकित्सा देखभाल, मेडिकल केयर, दोनों शामिल हैं। ये देखभाल गर्भवती के दौरान कैसी मिली, मतलब एंटीनेटल केयर, माँ की जांचें हुई या नहीं, जन्म के समय देखभाल कैसी थी, केयर एट बर्थ, क्या डिलीवरी किसी ट्रेन्ड पर्सन ने कराई या अस्पताल में हुई, और जन्म के बाद पोस्टनेटल केयर, बच्चे का टीकाकरण हुआ या नहीं, बीमार पड़ने पर सही इलाज मिला या नहीं। जैसे मान लीजिए बच्चे को दस्त लगे और ORS पिलाने में देर हो जाए, या निमोनिया के लक्षण दिखें और अस्पताल ले जाने में देर हो जाए, तो जान का खतरा बढ़ जाता है। ये सब प्रॉक्सिमेट फैक्टर्स हैं। अच्छा, और दूसरी कैटेगरी? दूसरी कैटेगरी है मातृ कारक, मैटरनल फैक्टर्स, यानी माँ से जुड़े कारक। इसमें माँ की उम्र क्या है, ये बहुत मायने रखता है। अगर माँ बहुत छोटी उम्र की है, टीन प्रेगनेंसी है, तो खतरा ज्यादा होता है। उसने पहले कितने बच्चों को जन्म दिया है, जिसे पैरिटी कहते हैं। ज्यादा बच्चे होने पर भी माँ और होने वाले बच्चे दोनों के लिए जोखिम बढ़ता है। और 2 बच्चों के जन्म के बीच कितना अंतर है, बर्थ इंटरवल्स। अगर ये अंतर बहुत कम है, मान लीजिए 1.5-2 साल से भी कम, तो माँ का शरीर पूरी तरह रिकवर नहीं हो पाता और शायद वो हर बच्चे पर उतना ध्यान भी नहीं दे पाती। इससे भी बच्चे के स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। और तीसरा? का स्तर क्या है, क्या घर में शौचालय है या लोग खुले में शौच जाते हैं। रहने के घर की स्थिति, हाउसिंग कंडीशंस कैसी हैं, क्या घर हवादार है या बहुत भीड़ भाड़ वाला है। सोचिए, अगर पीने का पानी ही साफ नहीं होगा या घर के आसपास गंदगी होगी, खुले में शौच की आदत होगी, तो बच्चों में संक्रमण और डायरिया जैसी बीमारियां फैलने का खतरा कितना ज्यादा होगा। ये कारक सीधे बच्चे के एनवायरनमेंट से जुड़े हैं। इन अध्ययनों से एक बहुत ही दिलचस्प और मैं कहूँगा उम्मीद जगाने वाली बात भी निकली है, जैसा आपने पहले भी इशारा किया था कि शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि हम देश के एकदम अमीर होने का इंतज़ार करें। यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर धीमा भी हो तब भी जानें बचाई जा सकती हैं। ये कैसे मुमकिन है? ये थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव लगता है। हाँ, ये सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन ये इसलिए मुमकिन है क्योंकि जैसा मैंने कहा, बाल मृत्यु दर को कम करने के लिए बहुत हाईटेक या बहुत महंगी चीज़ों की ज़रूरत हमेशा नहीं होती। बहुत सी जानें सिर्फ बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं, एसेंशियल हेल्थ सर्विसेज की कमी से जाती हैं। अगर इन ज़रूरी सेवाओं का एक न्यूनतम पैकेज, एक मिनिमम पैकेज सभी तक, खासकर सबसे गरीब और ज़रूरतमंद तबकों तक पहुंचाया जा सके, तो IMR को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। और ये पैकेज कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें वही बुनियादी चीजें शामिल हैं जिनकी हम अभी बात कर रहे थे। जैसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज, जिसमें परिवार नियोजन की जानकारी और साधन शामिल हों ताकि माँ अपनी मर्जी से और सही अंतराल पर गर्भधारण कर सके। पेरीनेटल केयर, यानी जन्म से ठीक पहले, जन्म के दौरान और जन्म के तुरंत बाद माँ और बच्चे की कुशल देखभाल। बेहतर स्तनपान प्रथाएं, इम्प्रूव्ड ब्रेस्ट फीडिंग प्रैक्टिसेस, जन्म के पहले घंटे में माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध, कोलोस्ट्रम पिलाना और पहले 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध पिलाना,
एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, पूरा इम्यूनाइजेशन यानी टीकाकरण उन सभी रोकी जा सकने वाली बीमारियों के खिलाफ, डायरिया का घर पर आधारित उपचार, होम बेस्ड ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया, जैसे ORS का घोल देना और जिंक की गोलियां देना, ये बहुत सस्ता और जान बचाने वाला तरीका है। और सही समय पर पूरक आहार देना, टाइमली इंट्रोडक्शन ऑफ सप्लीमेंट्री फूड्स, यानी 6 महीने के बाद माँ के दूध के साथ साथ घर का बना पौष्टिक खाना शुरू करना। अरे वाह, मतलब ये तो वो चीजें हैं जो काफी हद तक की जा सकती हैं। अगर सिर्फ इन बुनियादी बातों पर भी ठीक से अमल हो जाए तो कितना बड़ा फर्क पड़ सकता है। ये जानकारी तो सिर्फ दूर दराज के गांवों के लिए ही नहीं, मुझे लगता है शहरों में रहने वाले हम जैसे पढ़े लिखे लोगों के लिए भी उतनी ही जरूरी है। कई बार हमें भी इन चीजों की सही जानकारी नहीं होती या हम इन्हें शायद उतना महत्व नहीं देते। तो आज हमने काफी गहराई से समझा कि ये IMR और U5MR सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, बल्कि ये समाज के स्वास्थ्य और विकास के कितने महत्वपूर्ण पैमाने हैं। हमने देखा कि भारत में कैसे राज्यों और समुदायों के बीच भारी असमानताएं मौजूद हैं। हमने वैश्विक लक्ष्यों MDGs को देखा और भारत की अपनी महत्वाकांक्षी नीतियों के दशकों लंबे सफर को भी समझा। कैसे टीकाकरण EPI, UIP से शुरुआत हुई, फिर कैसे माँ और बच्चे के स्वास्थ्य को एक साथ जोड़ा गया, CSSM, RCH के जरिए कैसे अधिकारों की बात आई, चार्टर्स और एक्शन प्लान बने, और कैसे फिर एक बड़े सिस्टेमिक बदलाव की कोशिश हुई NRHM के रूप में। और हमने ये भी समझा कि बच्चों की मौत के पीछे सिर्फ एक नहीं बल्कि कई कारक होते हैं। माँ की सेहत और उम्र से लेकर जन्मों के बीच का फासला, घर में पानी सफाई का इंतजाम और स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और गुणवत्ता तक सब कुछ जुड़ा हुआ है। लेकिन सबसे अहम सबक शायद यही है कि बहुत ज़्यादा आर्थिक विकास का इंतजार किए बिना भी सिर्फ बुनियादी और ज़रूरी स्वास्थ्य सेवाओं को सब तक पहुंचाकर हम हज़ारों लाखों बच्चों की जानें बचा सकते हैं। चुनौती अब इसी डिलीवरी और इम्प्लीमेंटेशन को बेहतर बनाने की है, ज़मीनी स्तर पर असर दिखाने की है। चलिए अब अगले विषय की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और भारत में शिशु और 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर के लेवल्स और ट्रेंड्स पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल। देखते हैं कि ये फिगर्स क्या कहानी बताते हैं, ट्रेंड्स क्या रहे हैं और इनके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। हाँ, और ये याद रखना जरूरी है कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल MDG का एक बहुत इंपॉर्टेंट टारगेट था। हाँ, वो 1990 से 2015 के बीच अंडर 5 मोर्टेलिटी को 2/3 कम करने वाला है ना। एग्जैक्टली। तो चलिए पहले थोड़ा बेसिक क्लियर कर लेते हैं। जब हम कहते हैं अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट यानी U5MR, तो इसमें बेसिकली 2 चीजें आती हैं। ओके। एक है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR, मतलब 1 साल से कम उम्र के बच्चों की डेथ पर 1000 लाइव बर्थ्स। राइट, IMR। और दूसरा है चाइल्ड मोर्टेलिटी, ये है 1 से 4 साल के बच्चों की डेथ। दोनों मिला के U5MR बनता है। समझ गए। तो हमारे सोर्सेज के हिसाब से 2013 में इंडिया का IMR कितना था? कुछ फिगर है? हाँ, 2013 में IMR था 40 per 1000 लाइव बर्थ्स। 40 per 1000, मतलब हर 1000 जिंदा पैदा हुए बच्चों में से 40 अपना पहला बर्थडे नहीं देख पा रहे थे उस वक्त। करेक्ट। लेकिन इसमें एक पॉजिटिव साइड भी है। पिछले कुछ डेकेड्स में, मतलब पिछले 20-25 सालों में, इंडिया ने इन्फेंट और चाइल्ड मोर्टेलिटी दोनों में ही काफी सिग्निफिकेंट कमी देखी है। अच्छा, जैसे कितनी? अगर हम सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम यानी SRS का डेटा देखें तो 1991 से 2013 के बीच IMR में पूरे 50% की गिरावट आई। आधे पे आ गया रेट। 50%? वाओ, ये तो काफी इंप्रेसिव साउंड करता है। मतलब 20 साल में मोर्टेलिटी रेट आधी हो गई। दैट्स ह्यूज। हाँ, प्रोग्रेस तो है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन हर चीज में एक बट होता है। क्या कैच है इसमें? कैच यह है कि ये कमी, ये जो 50% की कमी हुई, ये थोड़ी धीमी रफ्तार से हो रही थी। जो एवरेज एनुअल डिक्लाइन था वो बस 2-3 पॉइंट्स का था। अच्छा, सिर्फ 2-3 पॉइंट्स पर ईयर? हाँ, और इस स्लो पेस की वजह से जो MDG का स्पेसिफिक टारगेट था IMR के लिए, वो 27 वाला। हाँ, 2015 तक। हाँ, 2015 तक IMR को 27 per 1000 लाइव बर्ड्स तक लाना, वो अचीव करना मुश्किल लग रहा था, क्योंकि 2013 में फिगर 40 था और टारगेट 27। गैप काफी था। राइट, समझ गए। धीरे धीरे कम हो रहा था।
अच्छा, और IMR के भी तो हमने सुना है 2 पार्ट्स होते हैं, नियोनेटल और पोस्ट नियोनेटल। इनका क्या सीन है? बिल्कुल, और ये डिस्टिंक्शन बहुत ही क्रूशियल है इस पूरी पिक्चर को समझने के लिए। नियोनेटल मोर्टालिटी रेट यानी NMR, इसका मतलब है लाइफ के पहले 29 दिन, यानी बेसिकली पहले महीने में होने वाली डेथ्स। ओके, फर्स्ट मंथ। और पोस्ट नियोनेटल मोर्टालिटी रेट PNMR, वो है 29 दिन से लेकर 1 साल तक की एज में होने वाली डेथ्स। ठीक है। तो इनका ट्रेंड कैसा रहा? अब देखिए, 1991 में NMR 51 था, काफी हाई। जो 2013 तक कम होकर 28 हो गया। तो NMR भी कम हुआ है 51 से 28। या लेकिन 28 भी ऑनेस्टली काफी हाई लगता है, ये सोचकर कि ये सिर्फ लाइफ का पहला महीना है। एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। और सबसे बड़ी चिंता की बात यही है, ये फिगर्स ये बताते हैं कि आज भी इंडिया में जो टोटल इन्फेंट डेथ्स होती हैं, उनमें से लगभग 2/3 मतलब 65-70%। हाँ, करीब करीब उतना ही। इतनी डेथ्स लाइफ के पहले महीने में ही हो जाती हैं। ये नियोनेटल पीरियड कितना ज्यादा क्रिटिकल होता है न्यूबॉर्न और माँ दोनों के लिए। पहला महीना ही सबसे बड़ा चैलेंज है। तो इसका तो सीधा मतलब ये हुआ कि हमारे इंटरवेंशंस का फोकस नियोनेटल पीरियड पर और भी ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। वहां ज्यादा काम करने की जरूरत है। बिल्कुल, 100%। अगर हम 1991 से 2013 के ट्रेंड्स को कंपेयर करें तो PNMR यानी 29 दिन से 1 साल वाली डेथ्स, उनमें 58.6% की कमी आई। ओके, ऑलमोस्ट 60%। हाँ, जबकि NMR यानी पहले महीने वाली डेथ्स, उनमें सिर्फ 45% की कमी हुई। तो PNMR ज्यादा तेजी से गिरा है। ऐसा क्यों? पहले महीने में डेथ्स कम करना इतना चैलेंजिंग क्यों है? क्या वहाँ अलग फैक्टर्स काम करते हैं जो बाद में नहीं करते? हाँ, काफी अलग फैक्टर्स हैं। देखिए, नियोनेटल मोर्टालिटी पर माँ की हेल्थ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस और बहुत सारे बायोलॉजिकल फैक्टर्स का सीधा असर पड़ता है। जन्म के वक्त क्या हुआ वो बहुत मैटर करता है। दूसरी तरफ पोस्ट नियोनेटल डेथ्स जो बाद में होती हैं, उनको कम करने में हमें शायद ज़्यादा सफलता मिली है, जैसे वैक्सीनेशन से होने वाली बीमारियों को रोकना, या डायरिया का मैनेजमेंट करना, या निमोनिया का ट्रीटमेंट। ये इंटरवेंशंस शायद ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहे हैं इम्प्लीमेंट करने में। मतलब बाद के इन्फेक्शंस कंट्रोल करना आसान रहा है। रिलेटिवली हाँ, लेकिन बर्थ के टाइम होने वाली कॉम्प्लिकेशंस, जैसे बच्चे का सांस ना ले पाना, एस्फिक्सिया, या प्रीमेच्योर बर्थ, या लो बर्थ वेट, इनको मैनेज करना और क्रूशली इनको प्रिवेंट करना, ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और शायद हिस्टोरिकली इस पर उतना इफेक्टिव फोकस नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था। It seems like treating later infections was maybe perceived as easier or perhaps got more programmatic attention than preventing issues right at birth. आपने सोर्सेज में एक टर्म का जिक्र किया था, पेरीनेटल मोर्टालिटी। इसमें क्या कवर होता है? इसका क्या रिलेशन है इससे? Good question. Perinatal mortality rate. इसका एक्रोनिम भी कभी-कभी PNMR यूज होता है, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ता है। इसमें 2 चीजें आती हैं। ओके। एक, फीटल डेथ्स या स्टिल बर्थ्स, जो प्रेगनेंसी की 28 वीक्स के बाद होती हैं, मतलब बच्चा पेट में ही खत्म हो गया। अच्छा। और दूसरा, अर्ली न्यूनेटल डेथ्स, यानी बर्थ के पहले 7 दिन में होने वाली इन्फेंट डेथ्स। इन दोनों को मिलाकर पेरीनेटल मोर्टालिटी बनती है और इसको पर 1000 टोटल बर्थ्स मेजर करते हैं, जिसमें लाइव बर्थ्स और स्टिल बर्थ्स दोनों शामिल होते हैं। राइट। तो इसका रेट क्या था? इसमें भी कमी आई है? हाँ, इसमें भी कमी आई है। 1991 में ये रेट 46 था, जो 2013 में कम होकर 26 हो गया। ठीक है, सिग्निफिकेंट ड्रॉप यहाँ भी है। लेकिन क्या इसमें भी कोई स्पेसिफिक पैटर्न या ट्रेंड था? हाँ, इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज ऑब्जर्व की गई थी। 2001 से 2009 के बीच ये रेट लगभग स्टैग्नेंट हो गया था, मतलब 8-9 साल तक इसमें ज्यादा कमी नहीं आई। फिर 2009 के बाद ही इसमें दोबारा से गिरावट देखने को मिली। ओह, ऐसा क्यों हुआ होगा? स्टैग्नेशन क्यों आई? पॉसिबल है कि जो इंटरवेंशंस थे वो प्लेटो कर गए हों, या फिर नए इंटरवेंशंस जैसे नेशनल रूरल हेल्थ मिशन NRHM जो 2005 में शुरू हुआ, उनका असर दिखने में टाइम लगा हो। बट 2009 ऑनवर्ड्स फिर से डिक्लाइन स्टार्ट हुआ। और एक और रिलेटेड टर्म था, अर्ली न्यूनेटल मोर्टालिटी रेट, मतलब सिर्फ पहले हफ्ते की डेथ्स। सही। ENMR यानी लाइफ के पहले 7 दिन में होने वाली डेथ्स पर 1000 लाइव बर्ड्स, और ये क्वालिटी ऑफ केयर अराउंड चाइल्ड बर्थ यानी पेरीनेटल केयर का एक बहुत ही सेंसिटिव इंडिकेटर है। और यही ENMR सबसे बड़ी चिंता का विषय रहा है। जितने भी मोर्टालिटी कंपोनेंट्स हैं, NMR, PNMR, चाइल्ड मोर्टालिटी, उन सब में
ईएनएमआर में कमी सबसे धीमी रही है। सबसे स्लो इंप्रूवमेंट इसी में हुई है। तो आईएमआर का ओवरऑल स्लो डिक्लाइन का बड़ा कारण ये ईएनएमआर का स्लो डिक्लाइन है। बहुत हद तक हाँ। वो पहला हफ्ता बच्चे के सर्वाइवल के लिए सबसे ज्यादा क्रिटिकल है और वही हम सबसे ज्यादा स्ट्रगल करते आए हैं हिस्टोरिकली। ओके, तो ये हुई इन्फेंट मोर्टेलिटी आईएमआर और उसके कंपोनेंट्स की काफी डिटेल बात। अब आते हैं अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट U5MR पर, यानी 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मोर्टेलिटी। हाँ, U5MR इसकी डेफिनेशन बेसिकली है प्रोबेबिलिटी कि एक बच्चा जो किसी पर्टिकुलर साल में पैदा हुआ है वो अपना 5th बर्थडे मनाने से पहले मर जाएगा। इसको भी पर 1000 लाइव बर्थ्स एक्सप्रेस करते हैं। इसका ट्रेंड कैसा रहा? इसमें भी 1990 के बाद काफी तेजी से कमी आई है। 1990 में एस्टिमेटेड U5MR 125 था। सोचो, हर 8 में से एक बच्चा 5 साल का नहीं हो पाता था। 125, that's incredibly high. हाँ, लेकिन 2013 में ये गिरकर 49 पर आ गया। 125 से 49, ये तो बहुत ही सब्सटैंशियल ड्रॉप है, ऑलमोस्ट 2/3 रिडक्शन। बिल्कुल। लेकिन UFMR का MDG टारगेट क्या था? 42 था शायद, 2015 तक। करेक्ट, 42 का टारगेट था 2015 तक। तो क्या हम वो अचीव कर पाए होंगे, कंसिडरिंग 2013 में 49 था? देखिए, अगर हम स्ट्रिक्टली हिस्टोरिकल ट्रेंड 1990 टू 2013 को एक्स्ट्रापोलेट करें तो शायद हम 42 के टारगेट से थोड़ा सा पीछे रह गए होंगे 2015 तक। लेकिन ये भी कहा गया है कि रीसेंट ईयर्स में डिक्लाइन की रेट थोड़ी तेज हुई थी, तो ये भी पॉसिबल है कि इंडिया टारगेट के काफी करीब पहुंच गया हो। फाइनल फिगर्स बाद में आए होंगे जो इस सोर्स में नहीं है। ठीक है, और ये UNMR कम होने के पीछे क्या रीजंस थे? क्या ये ओवरऑल डिक्लाइन था सभी एज ग्रुप्स में? हाँ, ये NMR, PNMR और चाइल्ड मोर्टेलिटी 1 to 4 ईयर्स तीनों में कमी आने की वजह से हुआ है। लेकिन यहाँ भी वही पैटर्न दिखता है जो हमने IMR में देखा था। एक इंटरेस्टिंग फाइंडिंग है। क्या? अगर हम प्रोपोर्शनली देखें तो 1 to 4 ईयर की एज ग्रुप में मोर्टेलिटी, जिसे हम चाइल्ड मोर्टेलिटी कहते हैं, में ज्यादा तेजी से कमी आई कंपेयर टू इन्फेंट मोर्टेलिटी 0 to 1 ईयर। अच्छा, 1 से 4 साल वाले बच्चों को बचाने में हम ज्यादा सक्सेसफुल रहे कंपैरेटिवली। हाँ, और इन्फेंट मोर्टेलिटी के अंदर भी PNMR पोस्ट न्यूनेटल यानी 1 महीने से 1 साल में NMR न्यूनेटल यानी पहला महीना से ज्यादा तेजी से कमी आई। वही पैटर्न रिपीट हो रहा है। तो इसका इम्प्लीकेशन क्या हुआ फिर? व्हाट डज दिस शिफ्ट मीन? इसका इम्प्लीकेशन ये है कि पेरीनेटल और नियोनेटल मोर्टेलिटी का रिलेटिव इंपॉर्टेंस बढ़ गया है। क्योंकि हमने टॉडलर्स और ओल्डर इन्फेंट्स को बचाने में ज्यादा प्रोग्रेस की है, शायद बेटर इम्यूनाइजेशन से, डायरिया पिनोमिया मैनेजमेंट से, तो अब जो ओवरऑल अंडर 5 डेथ्स हो रही हैं उनमें नियोनेटल डेथ्स का शेयर बढ़ गया है। अच्छा, क्योंकि बाकी डेथ्स कम हो गई हैं तो पहले महीने वाली डेथ्स अब ज्यादा प्रोमिनेंट लग रही हैं परसेंटेज वाइज। Exactly. The focus naturally shifts towards complications around birth and the crucial first month of life. जैसे जैसे आप एक प्रॉब्लम को टैकल करते हो, दूसरी ज्यादा साफ नजर आने लगती है। ये तो SRS डेटा की बात हुई। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS की फिगर्स भी क्या सिमिलर स्टोरी बताते हैं? हाँ, बिल्कुल। अगर हम NFHS के पहले 3 राउंड्स को कंपेयर करें, जो रफली 1988-92 से 2001-2005 तक का डाटा कवर करते हैं, यानी लगभग 13 साल का पीरियड, तो IMR में 22 पॉइंट्स की कमी आई, एवरेज 1.7 पॉइंट्स पर ईयर। ओके। इसी पीरियड में नियोनेटल मोर्टेलिटी 49 से 39 हुई, यानी 10 पॉइंट्स की कमी, जबकि पोस्ट न्यूनेटल मोर्टेलिटी 30 से 18 हो गई, यानी 12 पॉइंट्स की कमी। फिर वही पोस्ट नियोनेटल में ज्यादा कमी। हाँ, और 1/4 साल की चाइल्ड मोर्टेलिटी में तो 15 पॉइंट्स की कमी आई। तो यहां भी डेटा बिल्कुल क्लियर है, पोस्ट न्यूनेटल और चाइल्ड मोर्टेलिटी में डिक्लाइन नियोनेटल मोर्टेलिटी से तेज था। ये हुई नेशनल पिक्चर, लेकिन इंडिया तो इतना डाइवर्स है, इतने सारे स्टेट्स हैं, स्टेट्स के बीच तो काफी फर्क होगा ना इन फिगर्स में। वो जो कहते हैं जियोग्राफिकल लॉटरी, वो कितनी सच है यहाँ? बिल्कुल सही कहा आपने, ज्योग्राफिकल लॉटरी यहाँ बिल्कुल फिट बैठता है। स्टेट्स के बीच में जमीन आसमान का फर्क है। इट्स क्वाइट स्टार्क एक्चुअली। कैसे हो? कुछ एग्जांपल्स हैं? देखिए, 2013 के SRS डेटा के हिसाब से कुछ स्टेट्स ने तो IMR का MDG टारगेट 27 2015 से पहले ही अचीव कर लिया था। पहले ही? कौन से स्टेट्स थी ये? इसमें केरला है, जो कंसिस्टेंटली बेस्ट परफॉर्मर रहा है हेल्थ इंडिकेटर्स में। फिर तमिलनाडु, दिल्ली,
पंजाब, महाराष्ट्र जैसे प्रोग्रेसिव स्टेट्स, गोवा भी है, और कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जैसे मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा भी इस लिस्ट में थे। ये इन स्टेट्स की कमेंडेबल अचीवमेंट है। वाओ, तो इन स्टेट्स में सिचुएशन काफी बेहतर थी और कुछ स्टेट्स टारगेट के करीब थे आसपास। हाँ, कुछ स्टेट्स करीब थे, जैसे कर्नाटका 31, वेस्ट बंगाल 31, अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड 32। इनके लिए लग रहा था कि 2015 तक टारगेट अचीव कर लेंगे। लेकिन फिर दूसरी तरफ हाँ, दूसरी तरफ पिक्चर काफी ग्रिम है। कई बड़े और पॉपुलेटेड स्टेट्स थे जहां सिचुएशन बहुत खराब थी। किन स्टेट्स में अलार्मिंग सिचुएशन थी? असम 54, मध्य प्रदेश 54, उड़ीसा 51, उत्तर प्रदेश 50, राजस्थान 47, छत्तीसगढ़ 46, बिहार 42, मेघालय 47 और हरियाणा 41। इन सब स्टेट्स में 2013 में आईएमआर नेशनल एवरेज 40 से भी काफी ज्यादा था और एमडीजी टारगेट 27 से तो बहुत ही दूर थे। मतलब 50s में आईएमआर डबल से भी ज्यादा है केरला के कंपैरिजन में। एग्जैक्टली। सोचो, एक बच्चा एमपी या असम में पैदा हो रहा है, उसका रिस्क केरला में पैदा हुए बच्चे से पहले साल में सर्वाइव ना करने का 4 से 5 गुना ज्यादा है। ये कितना अनफेयर है, सिर्फ इसलिए कि वो किसी पर्टिकुलर स्टेट में पैदा हुआ है। ये तो सच में शॉकिंग डिफरेंस है। और बाकी स्टेट्स का क्या था जो बीच में थे? आंध्र प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम जैसे स्टेट्स में आईएमआर 35 से 40 की रेंज में था। उनके लिए भी 2015 तक टारगेट रीच करना थोड़ा चैलेंजिंग लग रहा था। और यूनियन टेरिटरीज? मोस्टली यूनियन टेरिटरीज की सिचुएशन बेहतर थी। उनका आईएमआर 27 से कम था, टारगेट अचीव था। सिर्फ दादरा एंड नागर हवेली 31 था, जो टारगेट के करीब था, अचीव करने की पॉसिबिलिटी थी। ये तो हुई आईएमआर की बात। क्या U5MR में भी ऐसी ही स्टेट वाइज डिस्पैरिटी थी, वैसा ही पैटर्न था? हाँ, स्टोरी बहुत सिमिलर है U5MR में भी। नेशनल U5MR 49 था 2013 में, लेकिन स्टेट्स में रेंज देखिए, सबसे कम केरला 12 और सबसे ज्यादा असम 73। 12 वर्सेस 73, ये तो ऑलमोस्ट 6 टाइम्स का डिफरेंस है। केरला का परफॉर्मेंस दोनों आईएमआर और U5MR में बिल्कुल आउटस्टैंडिंग है। बिल्कुल। तो कौन से स्टेट्स थे जिनका U5MR नेशनल एवरेज से भी पीछे था? लार्जली वही स्टेट्स जिनका आईएमआर हाई था। असम 73, मध्य प्रदेश 69, उड़ीसा 66, उत्तर प्रदेश 64, राजस्थान 57, बिहार 54 और छत्तीसगढ़ 53। इन सबका U5MR नेशनल एवरेज 49 से ज्यादा था। इन्हें हाई फोकस स्टेट्स कहा जा सकता है। और U5MR का MDG टारगेट 42 अचीव करने वाले स्टेट्स कौन थे 2013 तक? केरला तो बहुत ही आगे था टारगेट से। इसके अलावा तमिलनाडु 23, महाराष्ट्र एंड दिल्ली 26, पंजाब 31, कर्नाटक एंड वेस्ट बंगाल 35, जम्मू एंड कश्मीर 40, आंध्र प्रदेश एंड हिमाचल प्रदेश 41। इन सब ने नेशनल टारगेट 42 को 2013 में ही पार कर लिया था। अच्छा। गुजरात और हरियाणा भी टारगेट के काफी क्लोज थे। तो क्लियर पैटर्न है, सदर्न स्टेट्स, वेस्टर्न स्टेट्स और कुछ नॉर्दर्न स्टेट्स ने काफी अच्छा परफॉर्म किया, जबकि सेंट्रल इंडिया, ईस्टर्न इंडिया और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स कुछ कुछ छोड़कर स्ट्रगल कर रहे थे। रिसोर्सेज, गवर्नेंस, सोशल फैक्टर्स, सबका रोल होगा इसमें। डेफिनेटली। आपने हाई फोकस स्टेट्स की बात की। कुछ स्टेट्स पर स्पेशल फोकस के लिए एनुअल हेल्थ सर्वे AHSP हुआ था ना, खासकर 8 एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप स्टेट्स और असम में। ये EAG स्टेट्स कौन से हैं, फिर से बता सकते हैं? हाँ, EAG स्टेट्स वो हैं जिनके हेल्थ इंडिकेटर्स हिस्टोरिकली पुअर रहे हैं और जिन पर स्पेशल सेंट्रल गवर्नमेंट का फोकस रहा है अंडर NRHM, NHM। ये हैं बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। इन 8 स्टेट्स प्लस असम के लिए AHS ने डिटेल्ड डेटा प्रोवाइड किया। कब हुआ था ये AHS? ये 2010-11 में बेसलाइन सर्वे से शुरू हुआ, फिर 2011-12 और 2012-13 में इसके अपडेट्स हुए। तो हमारे पास इन 9 स्टेट्स के लिए कंसेक्यूटिव ईयर्स का डेटा था। तो AHS से क्या स्पेसिफिक फाइंडिंग्स आई इन 9 हाई फोकस स्टेट्स के लिए? IMR का क्या सीन था वहां? AHS 2012-13 के डेटा के मुताबिक इन 9 स्टेट्स में हाईएस्ट IMR था उत्तर प्रदेश में 68 और लोवेस्ट था झारखंड में 36। फिर से यूपी 68 का IMR 2012-13 में, जब नेशनल एवरेज 40 था 2013 में। ये तो बहुत ही सीरियस सिचुएशन है, मतलब नेशनल एवरेज से ऑलमोस्ट डबल। बिल्कुल। और सिर्फ लेवल ही नहीं,
इम्प्रूवमेंट की स्पीड भी बहुत स्लो थी यूपी में। एएचएस ने यह भी दिखाया कि 2010-11 से 2012-13 के 2 सालों में यूपी में आईएमआर सिर्फ 4.2% कम हुआ। सिर्फ 4.2% इन 2 years? हाँ, ये सबसे कम था इन 9 स्टेट्स में। ये स्टेट में नेशनल हेल्थ मिशन और दूसरे हेल्थ प्रोग्राम्स के इम्प्लीमेंटेशन की इफेक्टिवनेस पर सीरियस सवाल उठाता है। तो कौन से स्टेट्स ने फिर भी थोड़ी बेहतर प्रोग्रेस दिखाई इस ड्यूरेशन में? इसी पीरियड में छत्तीसगढ़ ने 13.2%, बिहार ने 12.7% और झारखंड ने 12.2% की कमी दर्ज की आईएमआर में। ये कंपैरेटिवली बहुत बेहतर प्रोग्रेस थी यूपी के मुकाबले। तो एएचएस डेटा ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि यूपी के अलावा एमपी, राजस्थान, ओडिशा और असम पर इमीडिएट और इंटेंसिव फोकस की जरूरत है मॉर्टैलिटी रिड्यूस करने के लिए। और U5MR में क्या पोजीशन थी इन स्टेट्स की एएचएस के अकॉर्डिंग? वही कहानी रिपीट हुई। हाईएस्ट U5MR अगेन उत्तर प्रदेश 90 में 2012-13 में। 90? मतलब 10 में से एक बच्चा 5 साल का होने से पहले मर रहा था यूपी में उस टाइम। हाँ, इमेजिन कीजिए। उसके बाद एमपी 83, ओडिशा 75, राजस्थान 74, असम 71, बिहार 70 और छत्तीसगढ़ 60। जो नेशनल टारगेट था 42 का 2015 के लिए, वो इन स्टेट्स के लिए उस टाइम के लेवल से बहुत दूर का सपना लग रहा था। सिर्फ उत्तराखंड 48 और झारखंड 51 थोड़ा बेटर थे, टारगेट के ज्यादा करीब थे। हाँ, एएचएस ने रूरल अर्बन डिवाइड पर भी कुछ लाइट डाली होगी इन स्टेट्स में, गांव और शहर का फर्क। हाँ बिल्कुल, एएचएस ने कंफर्म किया कि इन सभी स्टेट्स में रूरल एरियाज में आईएमआर और U5MR अर्बन एरियाज से काफी ज्यादा था। एक्सपेक्टेबल था, पर डेटा ने कंफर्म किया। सबसे ज्यादा गैप कहाँ था? सबसे ज्यादा गैप असम में देखा गया, जहां रूरल मोर्टेलिटी रेट अर्बन से लगभग डबल था। ये साफ दिखाता है एक्सेस टू हेल्थ केयर, अवेयरनेस लेवल, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब में कितना बड़ा फर्क है शहरों और गांव के बीच। बेसिकली गांव में पैदा होना ही अपने आप में एक बड़ा रिस्क फैक्टर बन जाता है इन स्टेट्स में बच्चे के सर्वाइवल के लिए। और बच्चे के सर्वाइवल को इफेक्ट करते हैं जिन्हें हम मैटरनल डिटर्मिनेंट्स कहते हैं, जैसे शादी की उम्र, डिलीवरी के टाइम माँ की एज, कितने बच्चे हैं यानी बर्थ ऑर्डर, बच्चों के बीच गैप कितना है यानी बर्थ इंटरवल, माँ का अपना न्यूट्रिशन कैसा है और डिलीवरी में मदद किसने की। हाँ, ये फैक्टर्स बहुत ही क्रिटिकल हैं क्योंकि बच्चे की हेल्थ माँ की हेल्थ से इनएक्स्ट्रिकेबली लिंक्ड है। तो शुरू कहाँ से करें? शादी की उम्र से? हाँ, उसमें एक अच्छी खबर है। इफेक्टिव मैरिज बिलो द लीगल एज ऑफ 18 यानी 18 साल से पहले जिष्टि तिखी कौन, इसका परसेंटेज काफी कम हुआ है। 1993 में ये 20.3% था। 20% से ज्यादा? हाँ, लेकिन 2013 में ये घटकर सिर्फ 2.2% रह गया। वाओ, 20 से 2%? ये तो मेजर सोशल प्रोग्रेस है। जल्दी शादी तो जल्दी प्रेगनेंसी का रिस्क भी कम हुआ होगा। बिल्कुल, ये एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है। ठीक है, अब आते हैं माँ की एज पर। जब बच्चा पैदा हो रहा है, इसका क्या इम्पैक्ट होता है? बच्चे के जन्म के समय माँ की एज का बच्चे के सर्वाइवल पर बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ता है। एक यू शेप्ड कर्व जैसा पैटर्न देखने को मिलता है। यू शेप्ड मतलब जो बच्चे टीनेज मदर्स से पैदा होते हैं, यानी 20 साल से कम उम्र की माँओं से, उनमें मोर्टेलिटी का रिस्क सिग्निफिकेंटली हाई होता है। ओके, यंग एज में हाई रिस्क। हाँ, सिमिलरली जो बच्चे ओल्डर मदर्स से पैदा होते हैं, यानी 35 साल या उससे ज़्यादा की उम्र में, उनमें भी रिस्क बढ़ जाता है। स्पेशली अगर माँ 40 से ऊपर की हो, तो रिस्क दोनों एक्सट्रीम्स पर हाई हैं। जो बीच का एज ग्रुप है, टिपिकली 20s, वहाँ रिस्क सबसे कम होता है। एक स्वीट स्पॉट है वो। समझ गई। यंग मदर्स और ओल्डर मदर्स दोनों के बच्चों में रिस्क ज्यादा है। ये रिस्क किस स्टेज पर ज्यादा होता है, पहले महीने में, नियोनेटल या बाद में? माँ की एज का इम्पैक्ट सबसे ज्यादा नियोनेटल पीरियड में दिखता है, यानी पहले 28 दिन में। बाद में पोस्ट नियोनेटल और 4 साल में ये इफेक्ट थोड़ा कम हो जाता है, पर रहता है। NFHS का डेटा क्या कहता है इस पर? NFHS 3 जो 2005-6 का डेटा है के अनुसार, अगर हम 20-29 साल की माँ को बेसलाइन माने, तो 20 साल से कम उम्र की माँ से जन्मे बच्चे में नियोनेटल डेथ का रिस्क 1.58 टाइम्स ज्यादा था। 1.5 गुना से भी ज्यादा? हाँ, और 40 साल से ज्यादा उम्र की माँ से जन्मे बच्चे में पहले महीने में डेथ का रिस्क 1.25 टाइम्स ज्यादा था कंपेयर टू 20-29 ईयर्स। शायद यंग मदर्स की बॉडी प्रेगनेंसी के लिए पूरी तरह रेडी नहीं होती, और ओल्डर मदर्स में मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस ज्यादा होते हैं। राइट। अब बात करते हैं बर्थ ऑर्डर की, यानी बच्चा पहला है, दूसरा है या उसके बाद का है, इसका क्या रोल है?
कई बार लोग सोचते हैं पहला बच्चा ज्यादा पैम्पर्ड होता है तो शायद रिस्क कम होगा। ये थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव है, स्पेशली न्यूनेटल पीरियड के लिए। डेटा कहता है कि फर्स्ट बॉर्न बेबीज में न्यूनेटल पीरियड यानी पहला महीने में मरने का रिस्क सेकंड और थर्ड बॉर्न बेबीज की तुलना में 57% ज्यादा होता है। व्हाट? 57% ज्यादा रिस्क पहले बच्चे के लिए पहले महीने में। पर क्यों? इसके कई पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं, जैसे पहली प्रेगनेंसी और डिलीवरी में मां का एक्सपीरियंस नहीं होता, शायद कॉम्प्लिकेशंस जल्दी डिटेक्ट नहीं हो पाते, या फिर कुछ बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं फर्स्ट प्रेगनेंसी से रिलेटेड। इंटरेस्टिंग। लेकिन आपने कहा ये सिर्फ न्यूनेटल पीरियड में, बाद में क्या होता है? हाँ, इंटरेस्टिंग बात यह है कि न्यूनेटल पीरियड यानी 29 डेज से 5 इयर्स तक फर्स्ट बॉर्न्स का रिस्क ज्यादा नहीं होता। इनफैक्ट 1 से 4 साल की एज में मोर्टैलिटी, जिसे चाइल्ड मोर्टैलिटी कहते हैं, फर्स्ट बॉर्न्स में सबसे कम होती है। ओह, तो बाद में रिस्क कम हो जाता है पहले बच्चे के लिए। हाँ, और पैटर्न उल्टा हो जाता है। जैसे जैसे बर्थ ऑर्डर बढ़ता है दूसरे तीसरे के बाद, चाइल्ड मोर्टैलिटी का रिस्क बढ़ता जाता है। अच्छा, तो बाद के बच्चों के लिए जैसे 4th 5th या उसके बाद के बच्चों के लिए रिस्क कंसिस्टेंटली बढ़ता जाता है नियोनेटल पीरियड के बाद भी। हाँ बिल्कुल, डेटा दिखाता है कि 4th to 6th ऑर्डर बर्थ्स में नियोनेटल रिस्क 37% ज्यादा, पोस्ट नियोनेटल रिस्क 26% ज्यादा, और 1 to 4 इयर्स में रिस्क 53% ज्यादा होता है अगर हम सेकंड और थर्ड बॉर्न से कंपेयर करें तो। ओके। और अगर बच्चा 7th या उससे भी लेटर ऑर्डर का है तो उसके 5th बर्थडे से पहले मरने की प्रोबेबिलिटी 86% ज्यादा होती है। 86% मोर रिस्क फॉर द 7th और हायर ऑर्डर चाइल्ड। ये तो स्टैगरिंग फिगर है। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है इतना हाई रिस्क? इसके मल्टीपल इंटरकनेक्टेड रीजंस हैं। एक तो हायर बर्थ ऑर्डर अक्सर ओल्डर मैटरनल एज के साथ जुड़ा होता है। हमने पहले ही देखा कि ओल्डर एज में रिस्क ज्यादा है। DLHS 3 सर्वे ने पाया भी कि 4th एंड हाई ऑर्डर बर्थ्स में से 2/3 से ज्यादा 35+ एज की मदर से हुए थे। तो एज का रिस्क ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है। ठीक है, एक फैक्टर तो एज हुआ, और दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है हेल्थ केयर यूटिलाइजेशन। डेटा दिखाता है कि जैसे जैसे बर्थ ऑर्डर बढ़ता है, एंटीनेटल केयर विजिट्स कम होती हैं, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज कम होती हैं, इम्यूनाइजेशन कवरेज भी कम होता है, विटामिन ए सप्लीमेंटेशन भी बच्चों को कम मिलता है। ऐसा क्यों? रिसोर्सेज की कमी या अवेयरनेस, शायद दोनों। परिवार पर रिसोर्सेज का प्रेशर बढ़ जाता है। हर अगले बच्चे पर उतना इंडिविजुअल अटेंशन, उतना टाइम, उतने रिसोर्सेज शायद नहीं मिल पाते जो पहले कुछ बच्चों को मिलते हैं। ये एक तरह का डाइल्यूशन इफेक्ट हो सकता है फैमिली रिसोर्सेज और पेरेंटल केयर का। हालांकि अच्छी बात यह है कि 4th एंड हायर ऑर्डर बर्थ्स का प्रोपोर्शन देश में कम हुआ है ओवर टाइम। 1991 में 24.2% से 2013 में 10.5% हुआ। लेकिन फिर भी फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स को और स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, स्पेशली इन हाई फर्टिलिटी पॉकेट्स। अब आते हैं बर्थ इंटरवल पर, यानी 2 बच्चों के बीच का गैप। इसे भी बहुत क्रिटिकल माना जाता है ना चाइल्ड सर्वाइवल के लिए। हाँ, ये शायद सबसे पावरफुल मैटरनल डिटर्मिनेंट्स में से एक है। इसका इम्पैक्ट बहुत क्लियर और कंसिस्टेंट है अक्रॉस स्टडीज। क्या इम्पैक्ट है? सीधा सा रूल है, बर्थ इंटरवल जितना छोटा, मोर्टेलिटी रिस्क उतना ज्यादा। सबसे ज्यादा रिस्क होता है जब अगला बच्चा पिछले बच्चे के बर्थ के 2 साल से भी कम गैप में पैदा होता है। जैसे जैसे गैप बढ़ता है, रिस्क प्रोग्रेसिवली कम होता जाता है। अच्छा, पर क्यों होता है ऐसा? What's the biological or social mechanism behind this? इसके पीछे 2 मेन थ्योरीज हैं। पहला है मैटरनल डिप्लीशन सिंड्रोम। Maternal depletion मतलब अगर माँ को 2 प्रेगनेंसीज के बीच आराम करने और फिजिकली रिकवर करने का टाइम ना मिले तो उनकी अपनी हेल्थ सफ़र करती है। उनके न्यूट्रिशनल रिजर्व्स जैसे आयरन, फोलेट वो डिप्लीट हो जाते हैं। इससे अगली प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क बढ़ता है और बच्चा कमज़ोर पैदा हो सकता है, जैसे लो बर्थ वेट या प्रीमेच्योर। ओके, ये तो माँ की हेल्थ से रिलेटेड हुआ। दूसरा रीजन है रिसोर्स कंपटीशन बच्चों के बीच। रिसोर्स कंपटीशन। हाँ, सोचो घर में पहले से एक बहुत छोटा बच्चा है जो खुद माँ पर डिपेंडेंट है फीडिंग और केयर के लिए, और अगर जल्दी ही 1.5 साल में दूसरा बच्चा आ जाए तो नए बच्चे को माँ का टाइम, उनका अटेंशन, ब्रेस्ट मिल्क, फैमिली के बाकी रिसोर्सेज, ये सब कुछ अपने ओल्डर सिबलिंग के साथ कंपीट करके लेना पड़ता है। ये उसके हेल्थ और न्यूट्रिशन को नेगेटिवली अफेक्ट कर सकता है। वो फोकस डिवाइड हो जाता है। राइट। एक छोटा बच्चा घर में है, उसको टाइम चाहिए, माँ की बॉडी को भी रिकवर करना है। राइट। और अगर जल्दी दूसरा आ गया तो रिसोर्सेज, अटेंशन सब डिवाइड हो जाता है। लाइक प्रिपेयरिंग फॉर 1 एग्जाम इज टफ, इमेजिन 2 बैक-टू-बैक मेजर एग्जाम्स विदाउट अ प्रॉपर ब्रेक। बिल्कुल सही एनालॉजी है।
ये शॉर्ट बर्थ इंटरवल 2 इयर्स कितना कॉमन है इंडिया में? काफी कॉमन था उस टाइम। SRS 2013 के डेटा के अनुसार उस साल पैदा हुए बच्चों में से 31% का प्रीवियस बर्थ इंटरवल 24 महीने से कम था, यानी लगभग 1/3 बर्थ्स टू क्लोजली स्पेस थे, और 30% का इंटरवल 24 से 36 महीने था। तो 60% से ज्यादा बर्थ्स 3 साल से कम गैप में हो रहे थे। 1/3 लेस देन 2 इयर्स। और इसका इम्पैक्ट मॉर्टैलिटी पर कितना था? NFHS डेटा जो 2001 से 5 के बर्थ्स को देखता है ने तो इस इम्पैक्ट को क्वांटिफाई भी किया था। उन्होंने पाया कि जिन बच्चों का प्रीवियस बर्थ इंटरवल 24 महीने से कम था, उनका IMR 2.9 टाइम्स ज्यादा था। ऑलमोस्ट 3 गुना ज्यादा। हाँ, और जिनका इंटरवल 24 से 35 महीने था, उनका रिस्क 1.7 टाइम्स ज्यादा था, कंपेयर तो दोज बच्चों जिनका इंटरवल 36 से 47 महीने यानी 3 से 4 साल था। तो इसका मतलब है कि सिर्फ बर्थ स्पेसिंग को प्रमोट करके ही फैमिली प्लानिंग मेथड्स के थ्रू मोर्टेलिटी रेट्स को सिग्निफिकेंटली कम किया जा सकता है। बिल्कुल, डेटा बहुत स्ट्रांगली सजेस्ट करता है कि प्रीवियस बर्थ इंटरवल IMR और U5MR का एक मेजर डिटर्मिनेंट है। अगर हम ऑप्टिमल स्पेसिंग यानी कम से कम 3 साल का गैप इंश्योर कर पाएं तो मोर्टेलिटी को काफी हद तक रिड्यूस किया जा सकता है। फैमिली प्लानिंग isn't just about controlling population, it's directly about saving children's lives and improving maternal health. सोर्सेज में एक अवॉइडेबल हाई रिस्क बर्थ्स का कॉन्सेप्ट भी मेंशन था। ये क्या है एग्जैक्टली? हाँ, ये NFHS 3 ने एक कैटेगरी बनाई थी। उन्होंने बर्थ्स को हाई रिस्क क्लासिफाई किया अगर वो कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में हुए हों जो पोटेंशियली अवॉइडेबल थे थ्रू बेटर प्लानिंग और अवेयरनेस। कौन सी कंडीशंस? 3 कंडीशंस थीं। 1, अगर मां की एज डिलीवरी के टाइम 18 से कम या 34 से ज्यादा हो। 2, अगर प्रीवियस बर्थ इंटरवल 24 महीने से कम हो। या 3, अगर ये बच्चा 4th या उसके बाद का बर्थ ऑर्डर हो, यानी बर्थ ऑर्डर 3। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन हो तो उसे हाई रिस्क माना गया। इन्हें अवॉइडेबल इसलिए कहा गया क्योंकि राइट एज फॉर मैरिज, चाइल्ड बर्थ, बर्थ स्पेसिंग और फैमिली साइज को फैमिली प्लानिंग से इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। ठीक है, तो कितने बर्ड्स इस अवॉइडेबल हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं इंडिया में? अंदाजा है कुछ? अंदाजा नहीं, एक्चुअल डेटा है NFHS 3 का, और वो शॉकिंगली हाई था। उस सर्वे के अनुसार जो रफली 2001 से 2005 तक के बर्थ्स कवर करता है, पिछले 5 साल में हुए टोटल बर्थ्स में से 46% इस अवॉइडेबल रिस्क कैटेगरी में थे। 46%? ऑलमोस्ट आधे बर्थ्स अवॉइडेबल रिस्क में थे। हाँ, इसमें से 35% सिंगल रिस्क कैटेगरी में थे, यानी सिर्फ एक फैक्टर था, या तो एज का या इंटरवल का या ऑर्डर का, और 11% मल्टीपल रिस्क कैटेगरी में थे, यानी एक से ज्यादा रिस्क फैक्टर कंबाइन हो रहे थे, जैसे यंग मदर प्लस शॉर्ट इंटरवल। और इनका आउटकम क्या था? मोर्टेलिटी रिस्क कितना था इन हाई रिस्क बर्थ्स में? नतीजा बहुत क्लियर और प्रिडिक्टेबल था। इन हाई रिस्क बर्थ्स में मोर्टेलिटी का रिस्क, चाहे IMR हो या U5MR, उन बर्थ्स की तुलना में लगभग डबल था जो किसी भी हाई रिस्क कैटेगरी में नहीं थे। डबल द रिस्क? हाँ, ये डेटा साफ दिखाता है कि सिर्फ राइट एज फॉर मैरिज एंड चाइल्ड बर्थ को प्रमोट करना, एडिक्वेट बर्थ स्पेसिंग इंश्योर करना और स्मॉल फैमिली साइज को इनकरेज करना, इन चीजों से ही चाइल्ड सर्वाइवल को कितना बेहतर किया जा सकता है। अब आते हैं डिलीवरी पर। डिलीवरी कहाँ होती है, घर पर या हॉस्पिटल में, और कौन कराता है? इससे भी फर्क पड़ता होगा ना, स्पेशली नियोनेटल डेथ्स में जिनकी हम बात कर रहे थे। हाँ, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। प्लेस ऑफ डिलीवरी और असिस्टेंस ड्यूरिंग डिलीवरी दोनों ही क्रिटिकल हैं। डेटा कंसिस्टेंटली दिखाता है कि नियोनेटल और पोस्ट नियोनेटल मोर्टेलिटी सबसे ज्यादा तब होती है जब डिलीवरी घर पर अनट्रेन्ड ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट्स TBAs या दाई कराती हैं, क्योंकि वो कॉम्प्लिकेशंस को हैंडल नहीं कर पाती। एग्जैक्टली। वो ना तो हाई रिस्क साइंस को रिकग्नाइज कर पाती हैं, ना ही इमरजेंसी में कुछ कर पाती हैं। इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस भी पुअर होती हैं। तो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी ही बेस्ट ऑप्शन है, हॉस्पिटल या हेल्थ फैसिलिटी में डिलीवरी? जनरली यस। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को सेफर माना जाता है क्योंकि वहां ट्रेन्ड स्टाफ और इक्विपमेंट अवेलेबल होता है। लेकिन NFHS डेटा में एक थोड़ी सी न्यूआंस्ड फाइंडिंग थी। क्या? डॉक्टर ने बताया कि नियोनेटल मोर्टेलिटी सबसे कम उन बच्चों में पाई गई जिनकी डिलीवरी घर पर ट्रेन्ड हेल्थ प्रोफेशनल्स ने कराई थी, जैसे ANMs, नर्सेज या डॉक्टर्स। घर पर ट्रेन्ड प्रोफेशनल से ये इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी से भी बेटर? सबसे कम मोर्टेलिटी उस ग्रुप में थी एज पर NFHS 3। इसका मतलब ये नहीं कि घर पर डिलीवरी बेटर है, शायद इसका मतलब ये है कि जगह से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि डिलीवरी स्किल्ड हैंड्स में हो रही है या नहीं। क्वालिटी ऑफ केयर मैटर्स मोस्ट। इसलिए फोकस सिर्फ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी बढ़ाने पर नहीं, बल्कि ये इंश्योर करने पर होना चाहिए कि हर डिलीवरी, चाहे वो फैसिलिटी में हो या एक्सेप्शनली घर पर जहां फैसिलिटी एक्सेस बिल्कुल नहीं है,
एक स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट SBA की निगरानी में हो। राइट, स्किल्ड अटेंडेंस इज की। और फाइनली मैटरनल डिटर्मिनेंट्स में माँ का अपना न्यूट्रिशन, उसका क्या रोल है? बहुत ही डायरेक्ट और फंडामेंटल रोल है। माँ का न्यूट्रिशनल स्टेटस प्रेगनेंसी के दौरान और उससे पहले भी सीधे बच्चे के बर्थ वेट और उसकी ओवरऑल हेल्थ को इन्फ्लुएंस करता है। कैसे? जैसे हमने बात की थी लो बर्थ वेट की, LW की, जो नियोनेटल मोर्टेलिटी का एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। तो जिन मदर्स की हाइट कम होती है, जो उनके अपने बचपन के क्रॉनिक मैलन्यूट्रिशन का इंडिकेटर है, उनमें LW बेबीज होने का रिस्क ज्यादा होता है। अच्छा। इसी तरह अगर माँ खुद अंडरवेट है या एनीमिक है प्रेगनेंसी के टाइम, तो बच्चे के ग्रोथ पर असर पड़ सकता है, प्री मैच्योर डिलीवरी का रिस्क बढ़ सकता है। इंडिया में विमेन की न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसी है बेस्ड ऑन द सोर्सेज? क्या फिगर्स हैं? कंसर्निंग थे उस टाइम। 1549 एज ग्रुप की विमेन में 11% की हाइट 145 सेंटीमीटर से कम थी, शॉर्ट स्टैचर। BMI बॉडी मास इंडेक्स जो वेट रिलेटिव टू हाइट बताता है, देखें तो 16% विमेन मॉडरेटली या सीवियरली थिन थी, BMI 17.0, और 20% माइल्ड थिन थी, BMI 17.0 to 18.4, यानी टोटल 36%, 1/3 से ज्यादा वर्किंग एज विमेन अंडरवेट थी। 36% अंडरवेट और अनीमिया? अनीमिया तो जैसे एपिडेमिक प्रोपोर्शन में था। जिन विमेन के हीमोग्लोबिन लेवल्स टेस्ट किए गए उनमें से 55% एनीमिक पाई गई, आधे से ज्यादा। इसमें 39% माइल्ड, 16% मॉडरेट और 2% सीवियर एनीमिया था। 55% अनीमिया, ये तो बहुत सीरियस है। हाँ, ये सब फैक्टर्स मिलकर माँ और बच्चे दोनों की हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज करते हैं। वो पुरानी कहावत है ना, स्वस्थ माँ स्वस्थ बच्चा। ये डेटा उसको बिल्कुल वैलिडेट करता है। माँ का न्यूट्रिशन बच्चे के सर्वाइवल की नींव है। ठीक है, ये तो हुए सारे इंपॉर्टेंट मैटरनल फैक्टर्स। अब आते हैं उन फैक्टर्स पर जो बच्चे से डायरेक्टली रिलेटेड है, जिन्हें हम चाइल्ड डिटर्मिनेंट्स कहते हैं। सबसे पहले, क्या जेंडर से फर्क पड़ता है? लड़का है या लड़की, इससे सर्वाइवल चांसेस अलग होते हैं इंडिया में? हाँ, अनफॉर्चुनेटली फर्क पड़ता है। और यहाँ एक थोड़ा डिस्टर्बिंग पैटर्न देखने को मिलता है डेटा में। क्या पैटर्न है? SRS डेटा के अनुसार 1991 में IMR लड़कों मेल्स के लिए थोड़ा ज्यादा था लड़कियों फीमेल्स से, जो एक्सपेक्टेड भी है बायोलॉजिकली। हाँ, टिपिकली मेल्स आर कंसिडर्ड स्लाइटली मोर वल्नरेबल इनिशियली। राइट, लेकिन 1991 के बाद ट्रेंड रिवर्स हो गया और उसके बाद से कंसिस्टेंटली फीमेल IMR मेल IMR से ज्यादा रहा इंडिया में। जैसे 2013 में मेल IMR 39 था और फीमेल IMR 42 था। फीमेल IMR ज्यादा? हाँ, ये थोड़ा अजीब है। जनरली तो बायोलॉजिकल साइंसेस कहती हैं कि फीमेल्स का सर्वाइवल एडवांटेज होता है, स्पेशली अर्ली लाइफ में। फीमेल बायोलॉजिकल एडवांटेज सुना है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और NFHS डेटा भी यही कंफर्म करता है। अगर हम सिर्फ नियोनेटल पीरियड यानी पहला महीना देखें, तो वहाँ फीमेल मोर्टेलिटी मेल मोर्टेलिटी से कम थी। इसे फीमेल बायोलॉजिकल एडवांटेज से एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो फिर ओवरऑल IMR 0-1 ईयर में फीमेल मोर्टेलिटी ज्यादा कैसे हो गई, अगर पहले महीने में एडवांटेज था? ये डिसएडवांटेज नियोनेटल पीरियड के बाद शुरू होता है। डेटा क्लियरली दिखाता है कि फर्स्ट मंथ के बाद ट्रेंड रिवर्स हो जाता है और फीमेल चाइल्ड मोर्टेलिटी बढ़ने लगती है। ये गैप पोस्ट न्यूनेटल पीरियड 1 से 12 महीने में विजिबल होता है, और 1 से 4 साल के एज ग्रुप में तो ये डिफरेंस और भी ज्यादा वाइडन हो जाता है। वहाँ फीमेल मोर्टेलिटी मेल मोर्टेलिटी से सिग्निफिकेंटली हाई होती है। एकदम से खत्म नहीं हो जाता होगा? नहीं, बायोलॉजिकल एडवांटेज खत्म नहीं होता। इसके रीजंस लार्जली सोशियो कल्चरल माने जाते हैं, बायोलॉजिकल नहीं। देखिए, नियोनेटल पीरियड के बाद बच्चे का सर्वाइवल काफी हद तक उसको मिलने वाली केयर पर डिपेंड करता है। उसको कैसा खाना मिल रहा है, बीमार होने पर इलाज मिल रहा है या नहीं, प्रिवेंटिव केयर मिल रही है या नहीं। और अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी के कई हिस्सों में ट्रेडिशनल प्रेफरेंस फॉर सन्स ओवर डॉटर्स अभी भी काफी स्ट्रांग है। इस सन प्रेफरेंस के चलते ये पॉसिबिलिटी है कि गर्ल्स को फूड एलोकेशन में या प्रिवेंटिव केयर जैसे इम्यूनाइजेशन में या फिर बीमारी के टाइम ट्रीटमेंट लेने में उतनी प्रायोरिटी ना मिले जितनी बॉयज को मिलती है। मतलब एक तरह का नेग्लेक्ट या डिस्क्रिमिनेशन। हाँ, ये डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस, चाहे वो सटल हों या ओवर्ट, ट्रेजिकली लीड टू हायर पोस्ट नियोनेटल एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी अमंग गर्ल्स। ये हमारे सोसाइटी में डीप रूटेड जेंडर बायस का एक बहुत ही सैड और लाइफ थ्रेटनिंग कॉन्सिक्वेंस है। क्या इसका कोई इनडायरेक्ट एविडेंस मिलता है डेटा में, जैसे हेल्थ केयर एक्सेस में डिफरेंस का? हाँ, इम्यूनाइजेशन डेटा कुछ हद तक इसको सपोर्ट करता है।
NFHS और कवरेज वैल्यूएशन सर्विस CES ने पाया कि स्लाइटली हायर परसेंटेज ऑफ बॉयज रिसीव्ड ऑल रिकमेंडेड वैक्सीनेशंस कंपेयर टू गर्ल्स, और जिन बच्चों को कोई भी वैक्सीन नहीं मिली थी, 0 डोज चिल्ड्रन, उनमें गर्ल्स का प्रोपोर्शन बॉयज से कंपैरेटिवली ज्यादा था। ये केयर सीकिंग बिहेवियर में सटल जेंडर बेस्ड डिफरेंसेस को रिफ्लेक्ट करता है। ये तो बहुत चिंता की बात है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों में मेल न्यूट्रिशन की तरफ। उसकी क्या सिचुएशन है? हमने माँ के न्यूट्रिशन की बात की, बच्चों का क्या हाल है? मेल न्यूट्रिशन इंडिया में एक मैसिव पब्लिक हेल्थ चैलेंज है और ये चाइल्ड मोर्टेलिटी का एक बहुत बड़ा अंडरलाइंग कॉज है, क्योंकि मेल नरिश्ड बच्चा इन्फेक्शन से लड़ नहीं पाता ठीक से। फिगर्स क्या कहते हैं? NFHS 3 2005-6 के फिगर्स शॉकिंग थे। उसके अनुसार 5 साल से कम उम्र के लगभग आधे बच्चे 48% स्टंटेड थे। 48% स्टंटेड, मतलब उनकी हाइट उनकी एज के हिसाब से कम थी। ये क्रॉनिक मेल न्यूट्रिशन का साइन है। एग्जैक्टली। और 43% बच्चे अंडरवेट थे, यानी उनका वेट उनकी एज के हिसाब से कम था। सोचो, ऑलमोस्ट एवरी सेकंड चाइल्ड अंडर 5 वाज मेल नरिश्ड इन सम वे और द अदर। और सिवियर मेल न्यूट्रिशन कितना प्रेवलेंट था? सिवियरली मेल नरिश्ड बच्चों का प्रोपोर्शन भी बहुत अलार्मिंग था। 24% बच्चे सिवियरली स्टंटेड थे और 16% सिवियरली अंडरवेट थे। ये वो बच्चे हैं जिनका रिस्क सबसे ज्यादा होता है। इसके अलावा वेस्टिंग भी एक टर्म सुना है। हाँ, वेस्टिंग, इसका मतलब है हाइट के प्रोपोर्शन में वेट कम होना। ये अक्यूट मेल न्यूट्रिशन का इंडिकेटर है, मतलब रीसेंट इलनेस या फूड शॉर्टेज का असर दिखाता है। और वेस्टिंग भी 20% बच्चों में पाया गया NFHS 3 में। वेस्टिंग का मतलब है बच्चा इमीडिएट मेडिकल रिस्क में है। तो स्टंटिंग, अंडरवेट, वेस्टिंग, तीनों ही बहुत हाई लेवल्स पर थे। क्या ये प्रॉब्लम मेनली रूरल एरियाज में कॉन्सेंट्रेटेड है या अर्बन एरियाज में भी है? नहीं, ये सिर्फ रूरल प्रॉब्लम नहीं है। ऑल्दो मेल न्यूट्रिशन के रेट्स रूरल एरियाज में सिग्निफिकेंटली हायर थे, लेकिन अर्बन एरियाज में भी सिचुएशन सीरियस थी। अर्बन एरियाज में भी 40% बच्चे स्टंटेड थे और 33% अंडरवेट थे NFHS 3 में। तो ये सिर्फ गांव की प्रॉब्लम नहीं, ये एक नेशनल क्राइसिस है जो अक्रॉस द बोर्ड फैला हुआ है। शायद फॉर्म्स अलग हो सकते हैं। मिडिल क्लास फैमिलीज में भी पिकी ईटिंग हैबिट्स या इम्बैलेंस डाइट्स के कारण सटल फॉर्म्स ऑफ मेल न्यूट्रिशन हो सकता है। बच्चों में, जैसे वुमेन में था। हाँ, और शायद बच्चों में सिचुएशन और भी ज्यादा खराब थी एनीमिया की। NFHS 2005-6 data showed that a staggering 70% of children under 5 were anemic. 70%, 7 out of 10 kids। हाँ, 70%। इसमें 26% mild, 40% moderate और 3% severe anemia था। Moderate anemia ही 40% बच्चों में था। इसका क्या कॉन्सिक्वेंस होता है? मालन्यूट्रिशन और अनीमिया मिलकर बच्चों की इम्यूनिटी को बहुत वीक कर देते हैं। वो आसानी से इन्फेक्शंस जैसे डायरिया और न्यूमोनिया के शिकार हो जाते हैं, और अगर इन्फेक्शन हो जाए तो वो ज़्यादा सीवियर होता है और उससे डेथ का रिस्क कई गुना बढ़ जाता है। तो ये एक विशियस साइकिल बन जाता है मालन्यूट्रिशन इन्फेक्शन का। तो ये थे कुछ की मैटरनल एंड चाइल्ड डिटर्मिनेंट्स जो इंडिया में इन्फेंट और चाइल्ड मोर्टेलिटी को ड्राइव करते हैं। काफ़ी कॉम्प्लेक्स पिक्चर लग रही है। ऐसा नहीं है कि कोई एक चीज़ ठीक कर दो तो सब ठीक हो जाएगा। बायोलॉजी, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, एजुकेशन, ज्योग्राफी, जेंडर बायस, हेल्थ केयर एक्सेस, सब कुछ आपस में इंटरट्वाइंड लग रहा है। हाँ, बिल्कुल, आपने सही समराइज किया। ये क्लियर है कि इस प्रॉब्लम का कोई एक सिंगल मैजिक बुलेट सॉल्यूशन नहीं है। ये एक मल्टी फैसेटेड इशू है जिसके रूट्स बहुत डीप हैं। माँ की हेल्थ, उसकी एजुकेशन, उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस, सेफ डिलीवरी प्रैक्टिसेस इंश्योर करना, बर्थ स्पेसिंग को प्रमोट करना, बच्चों को टाइमली इम्यूनाइजेशन और न्यूट्रिशन देना, क्लीन वाटर और सैनिटेशन प्रोवाइड करना, जेंडर इक्वालिटी पर काम करना, और सबसे इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट के हेल्थ प्रोग्राम्स का इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन इंश्योर करना स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, ये सब मिलकर ही पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं। हर फैक्टर इंपॉर्टेंट है इस पजल को सॉल्व करने में। तो इतना सारा डेटा हमने देखा, इतने एनालिसिस सुने, एक सवाल फिर भी मन में रह जाता है। जब पैटर्न्स इतने क्लियर हैं, रीजनल डिस्पैरिटीज इतनी स्टार्ट हैं, सॉल्यूशंस भी पता हैं जैसे बर्थ स्पेसिंग या स्किल्ड डिलीवरी या न्यूट्रिशन, तो फिर ये इम्प्लीमेंटेशन गैप क्यों रह जाता है? क्यों आज भी एक बच्चे के जिंदा रहने के चांसेस इस बात पर डिपेंड करते हैं कि वो देश के किस कोने में पैदा हुआ है? ये ज्योग्राफिकल लॉटरी वाली बात खत्म क्यों नहीं होती? इस पर सोचना जरूरी है। सही कहा आपने। खैर, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम भारत में शिशु और बाल मृत्यु दर के सामाजिक आर्थिक निर्धारकों
यानी सोशियो इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्फेंट एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी पर चर्चा करेंगे। हमारे पास जो सोर्स मटेरियल है वो काफ़ी डिटेल्ड है, आंकड़ों और एनालिसिस से भरा हुआ। तो देखते हैं कि ये नंबर्स असल में क्या कहानी सुनाते हैं। बिल्कुल, और ये आंकड़े सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये ज़मीनी हकीकत का आईना है। ये दिखाते हैं कि हमारे देश में अलग अलग तबकों के बच्चों के लिए हालात कितने अलग हैं और स्वास्थ्य सेवाओं, पोषण, यहाँ तक कि जीने की बुनियादी सुविधाओं में कितना बड़ा फर्क है। इसका सीधा असर बच्चों की सेहत और जिंदगी पर पड़ता है। हाँ, और सबसे पहली और शायद सबसे ऑब्वियस चीज़ जो सामने आती है वो है गांव और शहर का बड़ा डिवाइड, यानी रूरल और अर्बन क्षेत्रों के बीच का अंतर। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, जिसे SRS कहते हैं, उसके 2013 के आंकड़े बताते हैं कि ग्रामीण इलाकों में बच्चों की मृत्यु दर शहरी इलाकों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। सोचिए, गांव में पैदा होने वाले बच्चे के लिए अपना पहला जन्मदिन मनाना शहर के बच्चे के मुकाबले करीब 1.5 गुना 1.6 टाइम्स ज्यादा मुश्किल है। 1.5 गुना। और 5 साल की उम्र तक पहुंचना लगभग 2 गुना 1.9 टाइम्स ज्यादा मुश्किल। ये बहुत बड़ा फर्क है। सिर्फ ज्योग्राफी यानी बच्चा कहाँ पैदा हो रहा है, ये उसकी सर्वाइवल के चांसेस तय कर रहा है। और ये सिर्फ 1 साल या 5 साल की उम्र तक सीमित नहीं है। नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट, यानी जन्म के पहले 28 दिनों में होने वाली मौतें, हाँ, वो भी गांवों में शहरों के मुकाबले लगभग 2 गुनी है। ये दिखाता है कि जन्म के तुरंत बाद मिलने वाली देखभाल, माँ की सेहत, इन सब में कितना अंतर है। और चिंता की बात ये भी है कि अंतर कम तो हुआ है वक्त के साथ, 1991 से 2013 के बीच, लेकिन गिरावट की रफ्तार भी अलग रही है। शहरी इलाकों में मृत्यु दर में 53% की कमी आई, जबकि ग्रामीण इलाकों में सिर्फ 44%। हाँ, मतलब शहर तेजी से आगे बढ़ गए, गांव थोड़ी धीमी रफ्तार से कैचअप कर पाए। बिल्कुल, और ये फर्क सिर्फ मौत के आंकड़ों में नहीं है ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो हेल्थ सर्विसेज के इस्तेमाल में भी साफ झलकता है। जैसे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे यानी NFHS का तीसरा राउंड, वो 2005-06 वाला, हाँ, वो बताता है कि ग्रामीण इलाकों की करीब 28% गर्भवती महिलाओं को कोई एंटीनेटल केयर यानी प्रसव पूर्व देखभाल मिली ही नहीं। 28% कोई देखभाल नहीं। हाँ, सोचिए, 1/4 से ज्यादा महिलाएं बिना किसी डॉक्टरी जांच के प्रेगनेंसी पूरी कर रही हैं। शहरों में ये आंकड़ा सिर्फ 9% था। ये तो बहुत बड़ा गैप है। और जिन्हें ANC मिली भी, उसमें भी क्वालिटी का फर्क साफ है। शहरों में लगभग 83% महिलाओं को कम से कम 3 ANC विजिट्स मिली, जो रेकमेंडेड है, जबकि गांव में ये सिर्फ 63% था। सही। टेटनिस टीके जो माँ और बच्चे दोनों को बचाते हैं, और आयरन फोलिक एसिड गोलियां जो खून की कमी यानी एनीमिया रोकती हैं, उनके सेवन में भी यही कहानी। हाँ, IFA गोलियां 100 दिन या उससे ज्यादा लेने वाली शहरी महिलाएं लगभग 40% थीं, जबकि ग्रामीण महिलाएं सिर्फ 28% के आसपास। और हम सब जानते हैं कि भारत में अनीमिया कितना कॉमन है, खासकर महिलाओं में। इसका असर माँ की सेहत पर तो पड़ता ही है, डिलीवरी के वक्त कॉम्प्लिकेशन का खतरा बढ़ता है। और बच्चे का वजन भी। हाँ, और बच्चे का वजन भी जन्म के समय कम, लो बर्थ वेट हो सकता है, जो अपने आप में बच्चे के लिए एक बड़ा रिस्क फैक्टर है। और ANC कब शुरू की ये भी मैटर करता है। डॉक्टर्स कहते हैं पहले 3 महीने, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, बहुत क्रूशियल हैं। शहरी महिलाएं ज्यादा जागरूक हैं, करीब 70% पहली तिमाही में ही ANC शुरू कर देती हैं। लेकिन ग्रामीण इलाकों में ये आंकड़ा सिर्फ 55% के आसपास है। मतलब लगभग आधी ग्रामीण महिलाएं देर से जांच शुरू करती हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात, लगभग 12% ग्रामीण और 4% शहरी महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान एक भी चेकअप नहीं मिला, 0। ये दिखाता है कि एक्सेस और अवेयरनेस दोनों का इशू है। हालांकि एक पॉजिटिव ट्रेंड जरूर दिखा है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज में, यानी अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र में डिलीवरीज। अच्छा। हाँ, NFHS 3 2005-06 में जहां गांव में सिर्फ 29% डिलीवरी संस्थागत थीं, वो कवरेज इवैल्यूएशन सर्वे यानी CES 2009 तक बढ़कर 68% हो गई। ये काफी बड़ा उछाल है। अरे वाह। हाँ, इसमें जरूर सरकारी योजनाओं का बड़ा हाथ रहा होगा। हाँ, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, बिल्कुल, जनानी सुरक्षा योजना JSY, जिसमें वो पैसे मिलते हैं डिलीवरी के लिए। हाँ, नकद सहायता। और जनानी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम JSSK, जिसमें मुफ्त सेवाएं मिलती हैं। इन सब ने मिलकर शायद महिलाओं को अस्पताल जाने के लिए इनकरेज किया है। बिल्कुल, इन योजनाओं ने घर पर होने वाली अनसेफ डिलीवरीज को कम करने में मदद की है। लेकिन डिलीवरी हो जाना ही काफी नहीं है। डिलीवरी के बाद माँ और बच्चे की देखभाल, बच्चों का पूरा टीकाकरण, वैक्सीनेशन,
विटामिन ए सप्लीमेंटेशन, इन सब में अभी भी शहरी बच्चे आ गए हैं। हाँ, ये बात भी सही है। सोचिए, पोलियो, मीजल्स, डिप्थीरिया जैसी जानलेवा बीमारियों से बचाने वाली टीके या रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस से बचाने वाली विटामिन ए की खुराक भी हर बच्चे तक नहीं पहुंच पा रही, खासकर गांवों में। ये दिखाता है कि सिर्फ स्कीम बनाना काफी नहीं, उसका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन और लास्ट माइल डिलीवरी सुनिश्चित करना असली चैलेंज है। बिल्कुल सही कहा। अच्छा, अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर पर आते हैं, माँ की शिक्षा, मदर्स एजुकेशन। हम अक्सर सुनते हैं, घरों में भी कहते हैं कि पढ़ी लिखी माँ है, बच्चे का ध्यान अच्छे से रखेगी। क्या आंकड़े भी यही कहानी कहते हैं? कितना फर्क पड़ता है माँ के पढ़े लिखे होने से? नहीं है, ये बेहतर स्वास्थ्य जानकारी से जुड़ा है। माँ को पता होता है कि बच्चे के लिए क्या सही है, पोषण का क्या महत्व है, किन चीजों से बचाव करना है। ये उन्हें बच्चों के बीच सही अंतर रखने, यानी कि स्पेसिंग बर्ड्स के फायदों को समझने में मदद करता है। वो बीमारियों के लक्षणों को जल्दी पहचान सकती हैं। हाँ, और सही इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाने में हिचकिचाती नहीं। बिल्कुल। शायद वो पुरानी नुकसानदायक परंपराओं या अंधविश्वासों पर सवाल उठाने की हिम्मत भी रखती हैं, जैसे बच्चे को सर्दी लगने पर डॉक्टर के पास ले जाना, ना कि कोई टोटका करना। सही। बिल्कुल, शिक्षा उन्हें एम्पावर करती है, सोचने का एक साइंटिफिक नजरिया देती है। आंकड़े देखें तो जिन महिलाओं ने सेकेंडरी या उससे ज्यादा पढ़ाई की है, उनके बच्चों में मृत्यु दर सबसे कम है। अच्छा। निरक्षर माताओं के बच्चों में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट (IMR) और अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट लगातार उन माताओं से ज्यादा रही हैं जिन्होंने थोड़ी बहुत, चाहे प्राइमरी तक ही, पढ़ाई की है। फर्क कितना बड़ा है? आंकड़े वाकई चौंकाते हैं। निरक्षर माताओं के बच्चों में U5MR यानी 5 साल से कम उम्र में मृत्यु दर 94.7 प्रति हजार जीवित जन्म है। 94.7। हाँ, जबकि जिन माताओं ने 12 साल या उससे ज्यादा पढ़ाई की है, उनके बच्चों में ये आंकड़ा सिर्फ 29.7 है। 29.7। ये 3 गुने से भी ज्यादा का फर्क है, जमीन आसमान का अंतर है ना? ये साफ दिखाता है कि माँ की शिक्षा बच्चे की जिंदगी की डोर से सीधे जुड़ी है। हाँ, और ये सिर्फ ज्ञान या जागरूकता की बात नहीं है। शिक्षा सीधे तौर पर हेल्थ सर्विसेज के इस्तेमाल को प्रभावित करती है। पढ़ी लिखी महिलाएं ANC के लिए नियमित रूप से जाती हैं, वो इसकी इम्पोर्टेंस समझती हैं। हाँ, डिलीवरी के लिए अस्पताल जाती हैं और स्किल्ड हेल्थ पर्सनल यानी प्रशिक्षित डॉक्टर या नर्स की मदद लेती हैं, घर पर अनट्रेन्ड दाई के भरोसे नहीं रहती। सही। बच्चों का टीकाकरण पूरा करवाती हैं, टीके के कार्ड को समझ सकती हैं, फॉलो अप का ध्यान रखती है। ये सारे फैक्टर्स मिलकर मृत्यु दर को कम करते हैं। सोचिए, घर में पढ़ी लिखी बहू कैसे हेल्थ रिलेटेड डिसीजंस को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर सकती है, शायद पुरानी पीढ़ी की कुछ हानिकारक मान्यताओं को चुनौती देकर भी। जैसे वो जन्म के तुरंत बाद शहद चटाने वाली बात। हाँ बिल्कुल, या प्रेगनेंसी में ये मत खाओ वो मत खाओ वाली बातें। उसका कॉन्फिडेंस लेवल अलग होता है। ये तो हुई शिक्षा की बात। अब एक और संवेदनशील पहलू, धर्म, रिलीजन। क्या धार्मिक मान्यताओं या रिवाजों का भी बच्चों की मृत्यु दर पर कोई असर दिखता है? सोर्सेज इस बारे में क्या कहते हैं? सोर्सेज बताते हैं कि धर्म से जुड़े कुछ रीति रिवाज या कस्टमरी प्रैक्टिसेस जो बच्चे के जन्म, खानपान, इन्फेंट फीडिंग और स्वास्थ्य देखभाल से जुड़ी होती हैं, वो असर डाल सकती हैं। NFHS 3 के आंकड़ों के अनुसार शिशु मृत्यु दर IMR हिंदुओं में सबसे ज्यादा और ईसाइयों क्रिश्चियंस में सबसे कम पाई गई थी। अच्छा। हालांकि ये नोट करना जरूरी है कि कंप्लीट एंटीनेटल केयर यानी पूरी प्रसव पूर्व देखभाल का स्तर सभी धार्मिक समूहों में कम था, किसी में भी बहुत अच्छा नहीं था। लेकिन ईसाई माताओं में इसकी अवेयरनेस थोड़ी बेहतर देखी गई। और एक चीज जो अक्सर देखने में आती है, प्री लैक्टियल फीड, यानी जन्म के बाद पहले कुछ दिनों में माँ के दूध के अलावा कुछ और देना। शहद, घुट्टी, पानी, चाय। हाँ, ये प्रैक्टिस तो काफी कॉमन है। हाँ। आंकड़े बताते हैं कि ये हिंदू, मुस्लिम और सिख समुदायों में ज्यादा कॉमन थी, जबकि डॉक्टर्स हमेशा कहते हैं कि जन्म के पहले घंटे में ही माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध, कोलोस्ट्रम, बच्चे को मिलना चाहिए। बिल्कुल, कोलोस्ट्रम बच्चे की पहली वैक्सीन जैसा है, वो इम्यूनिटी के लिए अमृत है। प्रीलैक्टल फीड देने से इन्फेक्शन का खतरा बढ़ता है और माँ का दूध आने में भी देर हो सकती है। हाँ। इसके अलावा आंकड़े ये भी दिखाते हैं कि बच्चों का पूरा टीकाकरण और विटामिन ए सप्लीमेंटेशन
मुस्लिम समुदाय में सबसे कम पाया गया NFHS 3 के अनुसार। तो इसका मतलब ये नहीं निकालना चाहिए कि कोई धर्म बेहतर या बुरा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये है कि कुछ कल्चरल या रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो शायद नेक इरादे से ही जुड़ी हों, अनजाने में बच्चे की सेहत के लिए हानिकारक हो सकती हैं। या फिर हो सकता है कि कुछ समुदायों तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच या सही जानकारी का प्रसार कम हो। इसलिए हेल्थ कम्युनिकेशन करते वक्त इन कल्चरल न्यूआंसेस का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ताकि संदेश सही तरीके से और बिना किसी ठेस पहुंचाए लोगों तक पहुंचे। सही कहा। धर्म के साथ साथ भारत में जाति व्यवस्था भी एक बड़ी सामाजिक सच्चाई है। शेड्यूल कास्ट SC, शेड्यूल ट्राइब ST और अदर बैकवर्ड क्लासेस OBC के बच्चों की स्थिति कैसी है, खासकर अदर कास्ट्स या जिसे हम जनरल कैटेगरी कहते हैं, उनकी तुलना में? आंकड़े यहाँ भी एक चिंताजनक तस्वीर दिखाते हैं। SC और ST समुदायों के बच्चों में 5 साल से कम उम्र में मृत्यु दर U5MR जनरल कैटेगरी के बच्चों के मुकाबले काफी ज्यादा है। कितना ज्यादा? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात करें तो SC में ये जनरल से 36% ज्यादा और ST में 27% ज्यादा थी, जबकि OBC में 16% ज्यादा थी। और एक चिंता की बात यह है कि वक्त के साथ सुधार की रफ्तार भी बराबर नहीं रही है। NFHS 1 जो 1992-93 में हुआ और NFHS 3 2005-6 के बीच जनरल कैटेगरी और SC समुदायों में IMR में करीब 37% की गिरावट आई, जो अच्छी बात है। लेकिन इसी दौरान ST समुदायों में IMR में सिर्फ 21% की गिरावट हुई। हाँ, ये दिखाता है कि आदिवासी समुदायों तक स्वास्थ्य सुधारों का लाभ उतनी तेजी से नहीं पहुंचा, वो कहीं ना कहीं पीछे छूट रहे हैं। और अगर हम अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट देखें तो फर्क और भी बड़ा है। अच्छा। जनरल कैटेगरी की तुलना में SC बच्चों में U5MR 49% ज्यादा, ST बच्चों में 62% ज्यादा और OBC बच्चों में 23% ज्यादा है। ST समुदाय में 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर सबसे ज्यादा है। लेकिन इसमें एक दिलचस्प बात है जो थोड़ी कंफ्यूजिंग भी है। आंकड़े बताते हैं कि ST समुदाय में शिशु मृत्यु दर यानी IMR जन्म से 1 साल तक SC समुदाय से थोड़ी कम है। ST में 62, SC में 66 प्रति हजार। हाँ, ये पॉइंट ध्यान देने वाला है। लेकिन 1 से 4 साल के बच्चों की मृत्यु दर, जिसे चाइल्ड मोर्टालिटी रेट कहते हैं, वो ST समुदाय 36 प्रति हजार में SC समुदाय 23 प्रति हजार से काफी ज्यादा है। ऐसा क्यों हो सकता है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। इसका एक बड़ा संभावित कारण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच और उनका इस्तेमाल हो सकता है, खासकर प्रिवेंटिव केयर जैसे टीकाकरण। आंकड़े दिखाते हैं कि ST महिलाओं में ANC कवरेज, डिलीवरी के समय स्किल्ड हेल्प मिलना और डिलीवरी के बाद पोस्टनेटल चेकअप पाना, ये सबसे कम है। सबसे कम ST महिलाओं में? हाँ, उनके बाद SC और फिर OBC का नंबर आता है। ST बच्चों में फुल वैक्सीनेशन कवरेज भी सबसे कम है और जैसा हमने देखा U5MR भी उनमें सबसे ज्यादा है। तो क्या इसका मतलब ये है कि ST बच्चे जन्म के बाद पहले साल में तो किसी तरह मैनेज कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद 1 से 4 साल की उम्र में बीमारियों का शिकार ज्यादा होते हैं क्योंकि उन्हें टीके नहीं लगे होते? ज्यादा घातक हो सकता है, उन्हें टीकों से प्रभावी ढंग से रोका जा सकता है। जनरल कैटेगरी के बच्चों में टीकाकरण सबसे ज्यादा है और U5MR सबसे कम। ये वैक्सीनेशन के महत्व को रेखांकित करता है, खासकर 1 से 4 साल के बच्चों की मौतों को रोकने में। और शायद रहने की जगह का भी असर होता होगा। ST समुदाय अक्सर दूर दराज इलाकों में। बिल्कुल, ST समुदायों की भौगोलिक स्थिति भी इसमें भूमिका निभाती है। वो अक्सर दूर दराज, दुर्गम, पहाड़ी या जंगली इलाकों में रहते हैं, जहां स्वास्थ्य सेवाओं का पहुंचना ही एक चुनौती है। इसके अलावा कल्चरल और लिंग्विस्टिक बैरियर्स यानी सांस्कृतिक और भाषाई बाधाएं भी हो सकती हैं, जिससे स्वास्थ्यकर्मी उनसे ठीक से जुड़ नहीं पाते या अपनी बात नहीं समझा पाते। जाहिर है, इन सब सामाजिक कारकों, गांव, शहर, शिक्षा, धर्म, जाति के पीछे कहीं न कहीं आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिक स्टेटस का भी बहुत बड़ा हाथ होगा। कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया। क्या वेल्थ इंडेक्स या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंडेक्स SLI, जो परिवारों की आर्थिक स्थिति को मापता है, उससे बच्चों की मृत्यु दर का कोई सीधा संबंध दिखता है? बिल्कुल सीधा और बेहद मजबूत संबंध है। U5MR और इसके सारे कंपोनेंट्स, नियोनेटल पहले 28 दिन, पोस्ट नियोनेटल 1 से 11 महीने, इन्फेंट पहला साल और चाइल्ड मोर्टेलिटी 1 से 4 साल, ये सभी आर्थिक स्थिति के साथ इनवर्सली कोरिलेटेड है।
मतलब उल्टा संबंध। हाँ, सीधी भाषा में कहें तो परिवार जितना गरीब, लोएस्ट एसएलआई या लोएस्ट वेल्थ क्विंटाइल, उनके बच्चों में मृत्यु दर उतनी ही ज्यादा। परिवार जितना अमीर, हाई एसएलआई या हाईएस्ट वेल्थ क्विंटाइल, उनके बच्चों में मृत्यु दर उतनी ही कम। कितना फर्क है अमीर और गरीब परिवारों के बच्चों की सर्वाइवल रेट्स में? देखें तो देश के सबसे गरीब 20% परिवारों, लोएस्ट वेल्थ क्विंटाइल में IMR 70 प्रति हजार जीवित जन्म है। 70? हाँ, बीच वाले 20% मिडिल वेल्थ क्विंटाइल में ये 58 है और सबसे अमीर 20% परिवारों, हाईएस्ट वेल्थ क्विंटाइल में ये सिर्फ 29 है। 29? 70 और 29, ये 2.5 गुने से भी ज्यादा का फर्क है। बिल्कुल। और अगर यूफाएमआर देखें तो सबसे अमीर घरों के बच्चों की 5 साल तक जीने की संभावना सबसे गरीब घरों के बच्चों की तुलना में लगभग 3 गुना ज्यादा है। बाप रे, ये तो बहुत ही सोबरिंग स्टैटिस्टिक है। मतलब ये कहना शायद गलत नहीं होगा कि पैसा सीधे सीधे जिंदगी की बेहतर गारंटी खरीद सकता है। कम से कम बच्चों के लिए तो ये सच लग रहा है। गरीब होना बच्चे के लिए जान का खतरा बढ़ा देता है। दुखद है, पर आंकड़े यही कहानी बयान करते हैं। और ये सिर्फ महंगे प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करवा पाने की बात नहीं है। आर्थिक स्थिति स्वास्थ्य सेवाओं के इस्तेमाल दिया हर पहलू को प्रभावित करती है। अमीर परिवारों की महिलाएं ANC के लिए ज्यादा जाती हैं। वो प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी द्वारा डिलीवरी करवाती हैं। जन्म के तुरंत बाद स्तनपान जल्दी शुरू करती हैं। अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। टीकाकरण पूरा करवाती होंगी। हाँ, बच्चों का पूरा टीकाकरण करवाती हैं, विटामिन A सप्लीमेंटेशन लेती हैं। उनके पास जानकारी तक पहुंच आसान होती है, ट्रांसपोर्टेशन के साधन होते हैं। शायद वो सरकारी सेवाओं की अकाउंटेबिलिटी भी बेहतर तरीके से डिमांड कर पाते हैं। और सिर्फ स्वास्थ्य सेवाएं ही नहीं, शायद रहने के हालात, पोषण, ये सब भी बेहतर होता होगा। बिल्कुल, बेहतर आर्थिक स्थिति का मतलब है बेहतर पोषण मिलना माँ को प्रेगनेंसी में और बच्चे को जन्म के बाद। साफ सफाई बेहतर होती है, पीने के लिए साफ पानी मिलने की संभावना ज़्यादा होती है, रहने की जगह बेहतर होती है, घर हवादार होता है, भीड़भाड़ कम होती है। ये सब चीज़ें बच्चों को संक्रमण और बीमारियों से बचाती हैं। ये सब मिलकर अमीर घरों के बच्चों को एक हेल्दी स्टार्ट देते हैं। आपने पानी और साफ सफाई की बात की। अब जरा इन एनवायरमेंटल डिटर्मिनेंट्स पर फोकस करते हैं। साफ पानी, टॉयलेट की सुविधा, इनका बच्चों की सेहत और मृत्यु दर पर क्या असर पड़ता है? हम शहरों में रहने वाले शायद इन चीजों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, पर देश की बड़ी आबादी के लिए ये आज भी लग्जरी है। इन्हें बिल्कुल भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। इनका असर बहुत गहरा है। साफ पीने का पानी हेल्थ के लिए सबसे बुनियादी जरूरत है। लेकिन सेंसस 2011 के आंकड़े देखें तो राष्ट्रीय स्तर पर केवल 32% घरों में ही नल का पानी आता था, वो भी ट्रीटेड सोर्स से, यानी साफ किया हुआ। सिर्फ 32%? 2/3 घरों में नहीं? हाँ, सोचिए 2/3 घरों में नल से साफ पानी नहीं आ रहा था। तो बाकी लोग पानी कहाँ से ले रहे थे? करीब 33.5% हैंडपंप पर निर्भर थे, 8.5% ट्यूबवेल पर और 1.6% ढके हुए कुओं पर। इनमें से कई सोर्सेज असुरक्षित हो सकते हैं, खासकर बारिश के मौसम में कंटैमिनेशन का खतरा रहता है। हाँ, बिल्कुल। इससे पानी से होने वाली बीमारियां, वाटरबॉर्न डिजीजेस जैसे डायरिया, टाइफॉइड, हैजा, कॉलेरा, हेपेटाइटिस A फैलती हैं, जो बच्चों के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती हैं। डिहाइड्रेशन से उनकी जान भी जा सकती है। और पानी लाना भी तो एक बड़ा काम है, खासकर महिलाओं के लिए। हाँ, सेंसस 2011 में सिर्फ 46.6% घरों में पानी का सोर्स घर के अंदर विद इन द प्रेमिसेस था। करीब 18% घरों को पानी लाने के लिए दूर जाना पड़ता था, और ये जिम्मेदारी ज्यादातर महिलाओं और लड़कियों पर होती है, जिससे उनकी पढ़ाई छूटती है, समय बर्बाद होता है। बिल्कुल, और स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है। कुछ राज्यों की हालत तो और भी खराब थी। बिहार, नागालैंड, असम, ओडिशा, झारखंड, लक्षद्वीप में 10% से भी कम घरों में ट्रीटेड नल का पानी था। 10% से भी कम? हाँ, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल जैसे बड़े राज्यों में भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, 10 से 25%। उम्मीद है हर घर जल मिशन से इसमें सुधार आया होगा, लेकिन 2011 की स्थिति तो बहुत चिंताजनक थी। पानी के साथ साथ सैनिटेशन यानी शौच की सुविधा का भी उतना ही महत्व है। स्वच्छ भारत मिशन पर इतना जोर रहा है पिछले कुछ सालों में, आंकड़े क्या बताते हैं? बेहतर टॉयलेट सुविधा, चाहे वो फ्लश वाला हो या गड्ढे वाला, बच्चों को कई बीमारियों से बचाती है, खासकर वो बीमारियां जो मल मूत्र के संपर्क में आने फीकल ओरल रूट से फैलती हैं। लेकिन 2011 सेंसस में
करीब 53% घरों में परिसर के अंदर शौचालय था ही नहीं। आधे से ज्यादा देश 53%। हाँ, इनमें से 3% पब्लिक टॉयलेट इस्तेमाल करते थे और 50% खुले में शौच जाते थे। 50% आधी आबादी खुले में शौच, इसका बच्चों की सेहत पे क्या असर पड़ता है? खुले में शौच करने से मिट्टी और पानी के स्रोत दूषित होते हैं। मक्खियां गंदगी पर बैठकर फिर खाने पर बैठती हैं, जिससे बीमारियां फैलती हैं। डायरिया फैलने का ये एक बड़ा कारण है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत करोड़ों टॉयलेट बने हैं और ओपन डिफिकेशन में कमी भी आई है। लेकिन सिर्फ टॉयलेट बना देना काफी नहीं है। लोगों की आदतें बदलना, बिहेवियर चेंज लाना, ताकि लोग बने हुए टॉयलेट का इस्तेमाल भी करें, ये अभी भी एक चुनौती है, खासकर ग्रामीण इलाकों में। सही बात है। और एक और एनवायरमेंटल फैक्टर जिसका जिक्र रिसोर्सेज में है, वो है खाना पकाने का ईंधन, कुकिंग फ्यूल। लकड़ी, कोयला, गोबर के उपले जलाना, इसका बच्चों की मौत से क्या कनेक्शन हो सकता है? ये तो सदियों से होता रहा है। इसका बहुत सीधा और खतरनाक कनेक्शन है, जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। जब घरों के अंदर, खासकर बंद या कम हवादार रसोई में, सॉलिड फ्यूल्स यानी ठोस ईंधन जैसे लकड़ी, गोबर के उपले, कोयला, फसल के अवशेष जलाए जाते हैं, तो उससे बहुत धुआं निकलता है। ये इंडोर एयर पोल्यूशन पैदा करता है। अच्छा, इंडोर एयर पोल्यूशन। हाँ, इस धुएं में हानिकारक पार्टिकल्स और गैसें होती हैं, जो सांस के साथ अंदर जाती हैं। और इसका बच्चों पर क्या असर होता है? बच्चों के फेफड़े छोटे और डेवलपिंग होते हैं। वो इस प्रदूषण के प्रति ज्यादा वल्नरेबल होते हैं। इंडोर एयर पोल्यूशन से बच्चों में अक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस ARI, खासकर निमोनिया और ब्रोंकाइटिस का खतरा बहुत बढ़ जाता है। और निमोनिया भारत में बाल मृत्यु का एक प्रमुख कारण है। निमोनिया, हाँ, होने का खतरा बढ़ जाता है। और कमजोर, लो बर्थ वेट वाले बच्चे में वैसे ही संक्रमण और मृत्यु का खतरा ज्यादा होता है। 2011 में कितने घर इस तरह के ईंधन पर निर्भर थे? 2011 सेंसस के अनुसार लगभग 49% घर, लकड़ी, 9% फसल अवशेष और 8% गोबर के उपलों पर खाना पका रहे थे। कुल मिलाकर करीब 66% यानी 2/3 घर धुएं वाले ईंधन का इस्तेमाल कर रहे थे। 2/3? हाँ, LPG का इस्तेमाल सिर्फ 28.6% और केरोसिन का 2.9% घरों में हो रहा था। सोचिए, रोजाना घंटों उस धुएं भरे माहौल में खाना बनाती माँ और वहीं आसपास खेलते बच्चे की सेहत पर क्या बीतती होगी। हाँ, ये तो बहुत गंभीर बात है। उज्ज्वला योजना से कुछ फर्क पड़ा होगा? उज्ज्वला योजना के तहत गरीब परिवारों को LPG कनेक्शन दिए गए हैं, जो एक बहुत अच्छा कदम है। लेकिन सिलेंडर रीफिल करवाने की अफोर्डेबिलिटी और नियमित इस्तेमाल सुनिश्चित करना अभी भी एक चैलेंज है। कई बार लोग कनेक्शन तो ले लेते हैं, पर सिलेंडर महंगा होने की वजह से दोबारा लकड़ी उपले पर लौट जाते हैं। ये भी एक मुद्दा है। तो कुल मिलाकर ये सारे फैक्टर्स, गांव शहर का फर्क, माँ की शिक्षा, धर्म और जाति के प्रभाव, गरीबी, साफ पानी और हवा की कमी, ये सब मिलकर एक बहुत कॉम्प्लेक्स तस्वीर बनाते हैं। इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या निकलता है? व्हाट्स द बॉटम लाइन? बॉटम लाइन यही है कि शिशु और बाल मृत्यु दर किसी एक वजह से नहीं होती। इसके पीछे कई सोशल, इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो आपस में उलझे हुए हैं। और ये स्थिति देश के अलग अलग हिस्सों में और अलग अलग समुदायों में बहुत अलग है। वन साइज फिट्स ऑल वाला अप्रोच यहाँ काम नहीं करेगा। हाँ, ये तो साफ है। अच्छी बात ये है कि इनमें से ज्यादातर फैक्टर्स मॉडिफाइबल हैं, यानी उन पर काम किया जा सकता है। जैसे शादी की सही उम्र को प्रमोट करना, बच्चों के जन्म में अंतर रखने के लिए फैमिली प्लानिंग सर्विसेज को बेहतर बनाना, गर्भवती महिलाओं की कॉम्प्रहेंसिव देखभाल यानी इंटेंसिव एंटीनेटल एंड डिलीवरी केयर सुनिश्चित करना, टीकाकरण, हाँ, बच्चों का फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज बढ़ाना, माँ और बच्चे का पोषण सुधारना और बच्चों की देखभाल के सही तरीके जैसे एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, हाइजीन प्रैक्टिसेस अपनाना, ये सब चाइल्ड सर्वाइवल प्रोग्राम्स के जरिए संभव है और हो भी रहा है। लेकिन जैसा हमने शुरू में बात की थी, सुधार की रफ्तार उतनी तेज नहीं है जितनी होनी चाहिए। खासकर कुछ ग्रुप्स में कहीं ना कहीं कोई बॉटलनेक जरूर है। वो क्या है? बिल्कुल, एक बहुत बड़ा अंडरलाइंग कारण भारत में महिलाओं की ओवरऑल निम्न सामाजिक, सांस्कृतिक और स्वास्थ्य स्थिति है। जब तक महिलाओं की शिक्षा का स्तर नहीं सुधरेगा, उनका पोषण बेहतर नहीं होगा, उनके हाथ में डिसीजन मेकिंग पावर नहीं आएगी। बिल्कुल। और गर्भावस्था,
वह प्रसव के दौरान क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज का एक्सेस और यूटिलाइजेशन नहीं बढ़ेगा, तब तक मृत्यु दर को तेजी से नीचे लाना बहुत मुश्किल है। विमेन एम्पावरमेंट सिर्फ एक नारा नहीं है, ये बच्चों के सर्वाइवल के लिए भी उतना ही जरूरी है। और एक और गंभीर मुद्दा आपने उठाया था, लिंग भेद। हाँ, आंकड़े कंसिस्टेंटली दिखाते हैं कि जन्म के बाद खासकर 1 महीने से 5 साल की उम्र के बीच लड़कियों में लड़कों की तुलना में बीमार पड़ने की दर, मॉर्बिडिटी और मृत्यु दर ज्यादा है। लड़कियों में ज्यादा। हाँ, ये हमारे समाज की उस सोच को दर्शाता है जहां शायद आज भी लड़कियों के स्वास्थ्य, पोषण और देखभाल पर लड़कों के बराबर ध्यान नहीं दिया जाता। अगर ये जेंडर गैप खत्म हो जाए, अगर लड़कियों को भी लड़कों के बराबर सर्वाइवल का चांस मिले, तो ओवरऑल शिशु और बाल मृत्यु दर में काफी कमी आ सकती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी पहल इसी दिशा में है। बिल्कुल, वो इसी दिशा में कदम है। लेकिन ये सिर्फ सरकारी योजना की बात नहीं है, ये गहरी सामाजिक सोच बदलने की लड़ाई है जिसमें वक्त लगेगा। तो आगे का रास्ता क्या है? पॉलिसीज कैसी होनी चाहिए? व्हाट नीड्स टू बी डन? सबसे पहले तो मौजूदा चाइल्ड हेल्थ पॉलिसीज और प्रोग्राम्स की नियमित समीक्षा होनी चाहिए, ताकि जो गेन्स हुए हैं उन्हें सस्टेन किया जा सके, सर्विसेज की क्वालिटी और एफिशिएंसी सुधारी जा सके। खासकर नियोनेटल केयर यानी नवजात शिशु की देखभाल पर और ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि अभी भी ज्यादातर मौतें जन्म के पहले महीने में ही होती हैं। हाँ, नियोनेटल मोर्टालिटी अभी भी हाई है। दूसरा, जैसा हमने देखा कि हर जगह स्थिति एक जैसी नहीं है, इसलिए इंटरवेंशंस को ज्यादा टारगेटेड बनाने की जरूरत है। वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स हो, पोषण अभियान हो या JSY जैसी योजनाएं, इन्हें सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस और स्टेट स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखकर डिजाइन और इम्प्लीमेंट करना होगा। हमें पहचानना होगा कि किन समुदायों को, किन भौगोलिक क्षेत्रों को ज्यादा मदद की जरूरत है और किस तरह की मदद की जरूरत है। और गरीबी का क्या? क्योंकि वो तो हर चीज से जुड़ा लग रहा है। बिल्कुल, परिवार की आर्थिक स्थिति एक बहुत बड़ा डिटर्मिनेंट है, इसलिए मोर्टालिटी कम करने के लिए सिर्फ हेल्थ सर्विसेज, पानी, सैनिटेशन में सुधार करना काफी नहीं है। पॉवर्टी एलिमिनेशन प्रोग्राम्स यानी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को भी प्रभावी ढंग से लागू करना होगा, ताकि लोगों की खरीदने की क्षमता बढ़े, वो बेहतर पोषण अफोर्ड कर सकें, बेहतर माहौल में रह सकें। ये एक मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम है। स्वास्थ्य, शिक्षा, गरीबी, लैंगिक समानता, पर्यावरण सब आपस में जुड़े हैं और इसका समाधान भी मल्टीप्रोंग्ड ही होगा। हेल्थ सेक्टर अकेला ये लड़ाई नहीं जीत सकता, इसके लिए मल्टी सेक्टोरल अप्रोच की जरूरत है। बिल्कुल, ये सारे फैक्टर्स आपस में किसी मकड़ी के जाले की तरह जुड़े हुए हैं। गरीबी, अशिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, लैंगिक भेदभाव, साफ पानी और हवा का अभाव, ये सब मिलकर एक ऐसी जटिल स्थिति बनाते हैं जहां हमारे बच्चे सबसे ज्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं। हाँ, और जब हम इन आंकड़ों, परसेंटेजेस और रेट्स की बात करते हैं, तो ये याद रखना जरूरी है कि इनके पीछे असल जिंदगियां हैं, जीते जागते बच्चे हैं, परिवार है, उनकी उम्मीदें, उनके सपने और उनके दुख जुड़े हैं। हर नंबर एक कहानी कहता है, जिसे सिर्फ पढ़ना नहीं बल्कि समझना और महसूस करना जरूरी है। तभी हम सही नीतियां बना पाएंगे और जमीनी स्तर पर बदलाव ला पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, यौन और प्रजनन स्वास्थ्य, जिसे शॉर्ट में SRH भी कहते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। हाँ, हमारे पास इस विषय पर कुछ सरकारी रिपोर्ट्स और स्टडीज हैं, तो देखते हैं इनमें से क्या खास बातें निकल कर आती हैं। बिल्कुल। कोशिश रहेगी कि भारत में इस मोर्चे पर क्या सिचुएशन है, क्या बड़ी चिंताएं हैं, सरकार क्या कर रही है और आगे क्या करने की जरूरत है, इन सब पर बात करें। बिल्कुल, ये टॉपिक बहुत जरूरी है। सिर्फ स्वास्थ्य का मामला नहीं है, ये लोगों की डिग्निटी, उनके चॉइसेस और ओवरऑल वेलबींग से जुड़ा है। हाँ, हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे मतलब NFHS के पुराने आंकड़े, कुछ UN एस्टिमेट्स और सरकारी नीतियों के डॉक्यूमेंट्स हैं, तो एक अच्छी तस्वीर मिलनी चाहिए। राइट। तो चलो इसको खोलते हैं। सबसे पहले बेसिक चीज से शुरू करते हैं। जब हम कहते हैं सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो इसका मतलब क्या है? अक्सर लोग इसे सिर्फ बीमारियों से जोड़कर देखते हैं। क्या ये उससे कहीं ज्यादा है? सुना है 1994 में कायरो में एक बड़ी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट हुई थी, ICPD। वहां इसकी एक परिभाषा तय हुई थी। वो क्या थी? हाँ, वो ICPD कॉन्फ्रेंस एक लैंडमार्क इवेंट था। उसने पूरी सोच बदली। पहले फोकस सिर्फ पॉपुलेशन कंट्रोल पर होता था, लेकिन ICPD ने कहा
कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ असल में एक स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग है, अच्छा। ना कि सिर्फ बीमारी या इन्फर्मिटी का ना होना। मतलब बात सिर्फ बच्चा पैदा करने या ना करने तक सीमित नहीं है। इसमें यह शामिल है कि लोगों के पास एक सैटिस्फाइंग और सेफ सेक्स लाइफ हो और उनके पास ये क्षमता हो कि वो बच्चे पैदा कर सकें और ये फैसला करने की आज़ादी हो कि बच्चे पैदा करने हैं या नहीं, कब करने हैं और कितने करने हैं। अच्छा, तो ये आज़ादी और चॉइस पर बहुत जोर देता है। जी, मतलब ये सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य से कहीं आगे जाकर मानसिक और सामाजिक कल्याण की भी बात करता है, जैसे अपनी मर्जी से शादी करना या परिवार कितना बड़ा हो ये तय कर पाना। लेशन मेथड्स यानी गर्भ निरोधन के सुरक्षित, असरदार, सस्ते और स्वीकार्य तरीकों के बारे में जानकारी हो और उन तक उनकी पहुंच हो। ये उनका अधिकार है। राइट। साथ ही क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज मिले ताकि महिलाएं सेफ प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ का अनुभव कर सकें। ये सब मिलकर लोगों को, खासकर महिलाओं को, अपनी जिंदगी के बहुत जरूरी फैसलों पर कंट्रोल देता है। ये सुनने में बहुत एम्पावरिंग लगता है। इसका एक बड़ा विजन भी बताया गया था शायद, कुछ एवरी चाइल्ड इज वांटेड जैसा। हाँ, वो आईसीपीडी का एक बहुत खूबसूरत विजन था कि हर बच्चा चाहा हुआ हो, एवरी चाइल्ड इज वांटेड। हाँ, हर जन्म सुरक्षित हो, एवरी बर्थ इज सेफ। हर युवा एचआईवी जैसी बीमारियों से मुक्त हो और हर लड़की और महिला के साथ सम्मान और गरिमा, डिग्निटी से व्यवहार हो। वाह। ये सिर्फ स्वास्थ्य के आंकड़े सुधारने की बात नहीं है, ये समाज में हर व्यक्ति के सम्मान और अधिकारों की बात है। ये वाकई एक बड़ा और महत्वपूर्ण विजन है, लेकिन क्या जमीनी हकीकत, खासकर विकासशील देशों में और भारत जैसे देश में, गरीब तबकों के लिए इस विजन के करीब हैं? अक्सर लगता है कि कागज पर बातें अच्छी होती हैं, पर असल जिंदगी में बहुत फर्क होता है। दुर्भाग्य से आप सही कह रहे हैं, जमीनी हकीकत काफी अलग है। सोर्सेज बताते हैं कि विकासशील देशों में गरीब महिलाएं डिस्प्रोपोर्शनेटली, यानी कहीं ज्यादा अनुपात में, अनइंटेंडेड प्रेगनेंसीज, अनचाहे गर्भधारण, मटर्नल डेथ एंड डिसेबिलिटी, मातृ मृत्यु और विकलांगता, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, एसटीआईज जिसमें एचआईवी भी शामिल है, जेंडर बेस्ड वायलेंस, लिंग आधारित हिंसा और रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जुड़ी दूसरी समस्याओं का शिकार होती है। मतलब जो सबसे वल्नरेबल हैं, उन पर मार सबसे ज्यादा पड़ती है। ये कड़वी सच्चाई है। तो चलो अब स्पेसिफिक भारत की बात करते हैं। हमारे सोर्सेस के हिसाब से यहाँ क्या मुख्य चिंताएं हैं? पहली बात जो भर कर आती है वो है हाई अनवांटेड फर्टिलिटी। हाँ, मतलब अनचाहे गर्भधारण का ज्यादा होना। बिल्कुल। ये भारत में एसआरएच की एक बड़ी चैलेंज है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 3 NFHS 3 जो 2005-06 में हुआ था। हाँ, ये डेटा थोड़ा पुराना है, लेकिन ट्रेंड समझने के लिए जरूरी है। ठीक है। उसके अनुसार भारत में लगभग 21% गर्भधारण या तो अनवांटेड, अनचाहे थे या मिस्ड टाइम्ड, मतलब गलत समय पर हुए थे। 21%? हाँ, सोचिए, हर 5 में से 1 प्रेगनेंसी ऐसी थी जिसके लिए या तो महिला या कपल तैयार नहीं था या वो चाहते ही नहीं थे। बाप रे, 21%! ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। मतलब लाखों परिवार हर साल ऐसी स्थिति से गुजर रहे होंगे। इसका सीधा असर मां के स्वास्थ्य, बच्चे की परवरिश और परिवार की आर्थिक स्थिति पर पड़ता होगा। बिल्कुल है। ठीक है। दूसरी तरफ TWFR यानी टोटल वांटेड फर्टिलिटी रेट एक हाइपोथेटिकल आंकड़ा है। ये बताता है कि अगर सारे अनवांटेड बर्थ्स रोक दिए जाएं तो फर्टिलिटी रेट क्या होगा। अच्छा। अब NFHS 3 के आंकड़े देखें। शहरी इलाकों में TFR 2.06 था, जबकि TWFR सिर्फ 1.6 था। ओहो, गैप है। हाँ, और ग्रामीण इलाकों में TFR 2.98 था और TWFR 2.6 था। अच्छा, मतलब शहरी इलाकों में औसतन 2 बच्चे हो रहे थे, पर लोग असल में चाहते सिर्फ 1.6 थे, यानी 0.46 बच्चों का गैप। और गांवों में करीब 3 बच्चे हो रहे थे, पर चाहत 2.6 की थी, यानी 0.38 का गैप। बिल्कुल। दिलचस्प बात यह है कि शहरी क्षेत्रों में असल चाहत और असल बच्चों की संख्या का फासला ग्रामीण क्षेत्रों से ज्यादा है। इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या शहर में लोग बच्चे कम चाहते हैं पर साधन नहीं मिल रहे, या कोई और बात है? ये एक बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है। ये आंकड़े साफ दिखाते हैं कि लोग जितने बच्चे चाहते हैं उससे ज्यादा पैदा हो रहे हैं दोनों जगह,
पर शहरों में ये अंतर ज्यादा नुकीला है। हाँ, ये दिखाता है कि शहरीकरण और शिक्षा शायद इच्छाओं, डिजायर्स को तो तेजी से बदल रहे हैं, लोगों की एस्पिरेशंस बदल रही हैं, वो छोटे परिवार चाहते हैं, लेकिन शायद फैमिली प्लानिंग सर्विसेज तक उनकी पहुंच या उन सेवाओं को अपनाने में जो सामाजिक या व्यक्तिगत बाधाएं हैं, वो उतनी तेजी से नहीं बदल रही। फर्टिलिटी रेगुलेशन की जरूरत पूरी नहीं हो पा रही है। और यहीं पर अनमेट नीड फॉर फैमिली प्लानिंग का कॉन्सेप्ट आता है ना? हाँ। मतलब वो लोग जो परिवार नियोजन चाहते हैं पर इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। इसके क्या आंकड़े हैं? बिल्कुल। अनमेट नीड का मतलब है वो शादीशुदा महिलाएं जो या तो अगला बच्चा देर से चाहती हैं, मतलब स्पेसिंग, या और बच्चे नहीं चाहती, लिमिटिंग, हाँ, लेकिन गर्भनिरोधक का कोई तरीका इस्तेमाल नहीं कर रही। NFHS 3 के मुताबिक स्पेसिंग के लिए अनमेट नीड 6.2% थी और लिमिटिंग के लिए 6.6%। अच्छा, यानी कुल मिला के 12.8% शादीशुदा महिलाएं फैमिली प्लानिंग चाहती थीं, पर उन्हें एक्सेस नहीं था या वो इस्तेमाल नहीं कर पा रही थीं। लगभग 13%। ये भी काफी बड़ा नंबर है। करोड़ों महिलाएं होंगी ये। और क्या ये जरूरत समाज के सभी वर्गों में बराबर है या यहाँ भी असमानता है, जैसे अमीर गरीब, पढ़े लिखे और अनपढ़ में? नहीं, ये जरूरत बिल्कुल बराबर नहीं है। सोर्सेस साफ बताते हैं कि अनमेट नीड अशिक्षित, इलिटरेट महिलाओं में और सबसे गरीब तबके, लोएस्ट वेल्थ क्विंटाइल में काफी ज्यादा है। ये क्लासिक इक्विटी इशू है जो सबसे ज्यादा हाशिए पर है। जिन तक सेवाओं की पहुंच सबसे मुश्किल है, उन्हीं को इनकी जरूरत भी सबसे ज्यादा महसूस हो रही है, पर मिल नहीं पा रही। और इसमें पुरुषों की क्या भूमिका है? क्या वो कॉन्ट्रासेप्शन की जिम्मेदारी साझा कर रहे हैं? हमारे समाज में तो अक्सर यही देखा जाता है कि ये पूरी जिम्मेदारी महिलाओं पर डाल दी जाती है। आंकड़े तो यही कहानी कहते हैं। पुरुषों की भागीदारी बहुत ही कम, लगभग नेग्लिजिबल है। सच में? हाँ, NFHS 3 के अनुसार सिर्फ 1% विवाहित जोड़ों ने पुरुष नसबंदी, मेल स्टेरिलाइजेशन या वेसेक्टमी अपनाई थी। सिर्फ 1%? जी, सिर्फ 1%, जबकि महिला नसबंदी, फीमेल स्टेरिलाइजेशन कहीं ज्यादा कॉमन थी। कॉन्डोम का इस्तेमाल भी बहुत ज्यादा नहीं था। तो हाँ, गर्भ निरोधन का बोझ और जिम्मेदारी काफी हद तक महिलाओं के कंधों पर ही है। सिर्फ 1% पुरुष नसबंदी? ये तो चौंकाने वाला है। मतलब सोच बदलने की कितनी जरूरत है। चलिए अब दूसरी बड़ी चिंता पर आते हैं जो हमारे सोर्सेज हाईलाइट करते हैं। हाई मैटरनल मोर्टेलिटी, यानी गर्भावस्था और प्रसव के दौरान माओं की मृत्यु। ये तो हमेशा हेडलाइंस में रहता है। हाँ, और ये भारत के लिए एक बहुत ही गंभीर और दुखद चुनौती रही है। UN के 2008 के एस्टिमेट्स के अनुसार भारत का मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो MMR, हाँ, यानी प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर होने वाली मातृ मृत्यु 230 था। ये आंकड़ा अनएक्सेप्टेबली हाई माना जाता है, यानी अस्वीकार्य रूप से ऊंचा। 230 प्रति 1 लाख जीवित जन्म? सुनने में ये सिर्फ एक आंकड़ा लगता है, पर इसका असल मतलब क्या है? रोजमर्रा की जिंदगी में इसका क्या इम्पैक्ट है? इसका मतलब बहुत भयावह है। इसे अगर एब्सोल्यूट नंबर्स में देखें तो इसका मतलब था कि उस समय हर साल लगभग 63,000 भारतीय महिलाओं की मृत्यु गर्भावस्था और प्रसव से जुड़ी कॉम्प्लिकेशंस के कारण हो जाती थी। 63,000? हाँ, ये दुनिया भर में होने वाली कुल मातृ मृत्यु का लगभग 18% था। यानी दुनिया में हर 5 या 6 माओं की मौत में से एक भारत में हो रही थी। बाप रे। और एक और आंकड़ा है जो इसके खतरे को और करीब से दिखाता है। जीवन भर का जोखिम, लाइफ टाइम रिस्क, ये 1 in 70 था। 170? हे भगवान, मतलब हर 70 गर्भवती महिलाओं में से एक की मृत्यु का खतरा था, बच्चा पैदा करते समय या उससे जुड़े कारणों से। ये तो बहुत ही डरावना है। हाँ, ये सोचना भी मुश्किल है कि एक नए जीवन को दुनिया में लाते हुए माँ की जान चली जाए। और ये तो सिर्फ मृत्यु की बात हुई। क्या ऐसी भी महिलाएं होती हैं जो बच तो जाती हैं, पर उन्हें लंबे समय तक चलने वाली स्वास्थ्य समस्याएं हो जाती हैं? बिल्कुल। मैटरनल डेथ तो आइसबर्ग का सिरा है। सोर्सेज बताते हैं कि इससे कहीं ज्यादा बड़ी संख्या में महिलाएं प्रसूति संबंधी रुग्णता, ऑब्स्टेट्रिक मॉर्बिडिटीज से पीड़ित होती हैं। अच्छा। यानी गर्भावस्था या प्रसव के दौरान होने वाली गंभीर बीमारियां या स्वास्थ्य समस्याएं, जैसे बहुत ज्यादा खून बहना, हेमरेज, इन्फेक्शन, सेप्सिस, अनसेफ अबॉर्शन कॉम्प्लिकेशंस, हाई ब्लड प्रेशर, एक्लैम्सिया या ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। ये भले जान न लें, पर महिला के स्वास्थ्य, उसकी काम करने की क्षमता
और जीवन की गुणवत्ता पर बहुत बुरा और लंबा असर डाल सकती हैं। कई बार परमानेंट डिसेबिलिटी भी हो जाती है। समझ गया। ये मॉर्बिडिटीज वाला पहलू अक्सर अनदेखा रह जाता है। हाँ, अब तीसरी बड़ी चिंता पर आते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस STIs और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस RTIs, हाँ, यानी यौन संचारित और प्रजनन पथ संक्रमण। हाँ, इस बारे में तो हमारे समाज में बात करना और भी मुश्किल है। हाँ। और ये चुप्पी, ये कल्चर ऑफ साइलेंस ही समस्या को और ज्यादा गंभीर बनाती है। कई स्टडीज बताती हैं कि ये संक्रमण भारत में काफी फैले हुए हैं। अच्छा। एक राष्ट्रव्यापी कम्युनिटी बेस्ड स्टडी का सोर्स मेंशन करता है कि 15-50 साल की उम्र की महिलाओं में लगभग 6% प्रेवलेंस पाया गया था RTIs STIs का। 6% भी कम नहीं है। अगर पूरी आबादी के हिसाब से देखें तो ये लाखों महिलाओं को प्रभावित करता है। और जैसे आपने कहा, कल्चर ऑफ साइलेंस, शर्म, झुझक, जानकारी की कमी, डॉक्टर के पास जाने में डर, ये सब मिलकर स्थिति को और बिगाड़ देते होंगे। बिल्कुल, अक्सर घरों में भी महिलाएं अपनी तकलीफ खुलकर नहीं बता पाती। बिल्कुल। महिलाएं खास तौर पर सामाजिक दबाव, शर्म या इस डर से कि पति या परिवार क्या सोचेगा, अक्सर इन लक्षणों जैसे असाधारण डिस्चार्ज, खुजली, दर्द के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट लेने में बहुत झिझकती हैं। वो घरेलू नुस्खे आजमाती रहती हैं या चुपचाप सहती रहती हैं। इससे न केवल उनकी तकलीफ बढ़ती है, बल्कि इलाज में देरी होने से इन्फेक्शन और गंभीर हो सकता है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो सकती है, इनफर्टिलिटी हो सकती है और दूसरों में संक्रमण फैलने का खतरा भी बना रहता है। सही बात है। तो ये 3 बड़ी चिंताएं हो गईं: अनचाही फर्टिलिटी, ऊंची मातृ मृत्यु दर और IRST का फैलाव और उस पर चुप्पी। अब देखते हैं कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए। हाँ, सुनने में आता है कि भारत दुनिया के पहले देशों में था जिसने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम शुरू किया। हाँ, ये बात सही है। भारत ने 1951 में ही आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया था, जो उस समय के हिसाब से बहुत प्रोग्रेसिव कदम था। राइट। लेकिन जैसा हमने पहले बात की, 1994 में कायरो में हुई ICPD कॉन्फ्रेंस एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इसने जनसंख्या कार्यक्रमों के नजरिए में एक बड़ा बदलाव, एक पैराडाइम शिफ्ट लाया। अच्छा। फोकस सिर्फ जनसंख्या के आंकड़े कम करने से हटकर व्यक्ति केंद्रित, क्लाइंट सेंटर्ड, अधिकार आधारित, राइट्स बेस्ड और गुणवत्ता उन्मुख, क्वालिटी ओरिएंटेड रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर चला गया। भारत ने भी इस ग्लोबल शिफ्ट को अपनाया और अपनी नीतियों और कार्यक्रमों को इसके अनुरूप ढाला। अच्छा, तो इस नए नजरिए, इस पैराडाइम शिफ्ट के तहत भारत में क्या खास नीतियां या कार्यक्रम आए? कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। साल 2000 में नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति आई। इसमें सरकार ने अपनी कमिटमेंट दोहराई कि वो स्वैच्छिक और सूचित विकल्प, वॉलंटरी एंड इन्फॉर्म्ड चॉइस को प्रमोट करेगी। ठीक है। और सबसे जरूरी बात, परिवार नियोजन सेवाओं में टारगेट फ्री अप्रोच जारी रखने की बात कही। टारगेट फ्री अप्रोच, ये क्या होता है? इसका क्या मतलब है जमीनी स्तर पर? इसका मतलब है कि स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं जैसे ANMs या आशा वर्कर्स पर नसबंदी, स्टेरिलाइजेशन कराने या IUD लगवाने जैसे तरीकों के लिए कोई संख्या का टारगेट या कोटा नहीं होगा। अच्छा। पहले क्या होता था कि इन कार्यकर्ताओं पर दबाव होता था कि महीने में इतने केस लाने ही हैं। इस चक्कर में कई बार लोगों पर दबाव डाला जाता था, उन्हें पूरी जानकारी नहीं दी जाती थी या उनकी जरूरतों और अधिकारों का ध्यान नहीं रखा जाता था। अक्सर सुनने में आता था कि कैंप लगाकर जबरदस्ती नसबंदी कर दी गई, खासकर गरीब और कमजोर तबकों की। बिल्कुल। तो ये टारगेट फ्री होना बहुत महत्वपूर्ण है। और क्या बड़े कार्यक्रम शुरू हुए? फिर 2005 में एक बहुत बड़ा और महत्वाकांक्षी कार्यक्रम लॉन्च हुआ, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, NRHM। हाँ, NRHM। अब जिसे नेशनल हेल्थ मिशन NHM कहते हैं, जिसमें शहरी क्षेत्र भी शामिल है। इसका मुख्य उद्देश्य था पूरे पब्लिक हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम को, खासकर ग्रामीण इलाकों में मजबूत करना और आम लोगों तक सुलभ, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा, एक्सेसिबल, अफोर्डेबल एंड क्वालिटी हेल्थ केयर पहुंचाना। हाँ। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ RCH इसका एक बहुत महत्वपूर्ण कंपोनेंट था। आशा कार्यकर्ताओं का नेटवर्क बनाना इसी मिशन का हिस्सा था, ताकि स्वास्थ्य सेवाएं लोगों के घर तक पहुंच सकें। हाँ, NRHM और आशा वर्कर्स का जिक्र तो अक्सर होता है। और RCH प्रोग्राम का क्या हुआ? क्या वो अलग से चला या NRHM का हिस्सा बन गया? NRHM के अम्ब्रेला के तहत ही 2005 में रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम का दूसरा चरण यानी RCH2 शुरू हुआ। अच्छा।
ये खास तौर पर आबादी की प्रजनन और बाल स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करने पर केंद्रित था। इसने एविडेंस बेस्ड टेक्निकल इंटरवेंशंस यानी ऐसे तरीके जिनका असर वैज्ञानिक रूप से साबित हो चुका है, उनके इस्तेमाल पर जोर दिया। साथ ही सेवाओं के कवरेज में इक्विटी यानी समानता, कि सेवाएं सब तक पहुंचे, खास तौर पर वंचित तबकों तक, और क्वालिटी यानी गुणवत्ता पर बहुत जोर दिया गया। और एक बड़ी दिक्कत होती है पैसे की। गरीब आदमी अक्सर सरकारी अस्पताल जाने में भी कतराता है कि कहीं खर्चा ना हो जाए या दिहाड़ी चली जाएगी। इस इकोनॉमिक बैरियर को तोड़ने के लिए कुछ हुआ? बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा बैरियर था, खासकर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी यानी अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र में बच्चे का जन्म कराने के लिए। हाँ, इसे कम करने के लिए कंडीशनल कैश ट्रांसफर (CCT) स्कीम्स शुरू की गई। इसका सबसे बड़ा और जाना माना उदाहरण है जननी सुरक्षा योजना JSY, हाँ, JSY। जिसे 2005 में ही लाया गया। इसमें पात्र गरीब गर्भवती महिलाओं को सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में डिलीवरी कराने पर नकद सहायता दी जाती है। मकसद था कि पैसों की तंगी की वजह से कोई महिला घर पर असुरक्षित डिलीवरी ना कराए। हाँ, JSY ने निश्चित रूप से इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज का प्रतिशत बढ़ाने में काफी मदद की है। ये आंकड़ों में भी दिखता है। तो नीतियां बनी हैं, कार्यक्रम चल रहे हैं, पैसा भी खर्च हो रहा है। पर जैसा कि हमने शुरू में देखा, समस्याएं अभी भी गंभीर हैं। अनवांटेड फर्टिलिटी, मैटरनल मोर्टेलिटी, RTISTs। तो असल में अब और क्या करने की जरूरत है जिससे स्थिति वाकई सुधरे? हाँ, हमारे सोर्स मटेरियल में एक लाइन है जो शायद इसका जवाब देती है। बेटर एक्सेस टू सर्विसेज इज द की। सेवाओं तक बेहतर पहुंच ही कुंजी है। एकदम सही। पॉलिसीज और प्रोग्राम्स अपनी जगह हैं, लेकिन असली फर्क तब पड़ेगा जब क्वालिटी सर्विसेज हर जरूरतमंद तक सही समय पर और सम्मान के साथ पहुंचेंगी। बिल्कुल। इसलिए अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम्स को इस पर और ज्यादा फोकस करना चाहिए कि जेंडर सेंसिटिव प्रोवाइडर्स यानी ऐसे स्वास्थ्य कर्मी जो महिलाओं और पुरुषों की अलग-अलग जरूरतों और लैंगिक मुद्दों के प्रति संवेदनशील हों, उनके द्वारा गुणवत्तापूर्ण प्रजनन स्वास्थ्य सेवाएं, क्वालिटी रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज सब तक पहुंचें। और खासकर गर्भावस्था और प्रसव के दौरान क्या करने की जरूरत है, जहां मातृ मृत्यु का इतना बड़ा खतरा मंडराता रहता है? हाँ, मैटरनल हेल्थ एक टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। मातृ मृत्यु और विकलांगता को नाटकीय रूप से कम किया जा सकता है अगर हर महिला को उसके पूरे जीवन चक्र लाइफ साइकिल में, लेकिन खास तौर पर गर्भावस्था, प्रसव और प्रसव के बाद पोस्टमार्टम पीरियड में अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच हो। सबसे ज्यादा प्राथमिकता, हाईएस्ट प्रायोरिटी, इस बात को सुनिश्चित करने की होनी चाहिए कि हर डिलीवरी के समय कुशल जन्म परिचारक, स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट्स यानी प्रशिक्षित डॉक्टर, नर्स या ANM मौजूद हों। राइट। चाहे डिलीवरी घर पर हो रही हो, जो अब रेकमेंड नहीं किया जाता, या स्वास्थ्य केंद्र में। और अगर डिलीवरी के दौरान कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो? क्योंकि सारी डिलीवरीज नॉर्मल नहीं होती, कभी भी इमरजेंसी आ सकती है। बिल्कुल, यही अगला क्रूशियल स्टेप है। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जिन महिलाओं को गर्भावस्था, प्रसव या प्रसव के बाद जानलेवा जटिलताएं, लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जैसे बहुत ज्यादा खून बहना, दौरे पड़ना, सांस उखड़ना, उन्हें तुरंत ऐसी सुविधाओं, एडिक्वेटली इक्विप्ड फैसिलिटीज में ट्रांसफर और ट्रीटमेंट मिल सके, जहां इमरजेंसी में ऑपरेशन जैसे सिजेरियन सेक्शन या ब्लड ट्रांसफ्यूजन जैसी जरूरतें पूरी हो सकें। अच्छा। इन्हें कॉम्प्रिहेंसिव इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक केयर CMOC फैसिलिटीज कहते हैं। और इसमें वक्त की बहुत कीमत होती होगी। अक्सर सुनने में आता है कि मरीज को अस्पताल ले जाने में देर हो गई या अस्पताल पहुंचने पर इलाज शुरू होने में देर हो गई। हाँ, ये देरी अक्सर जानलेवा साबित होती है। इसीलिए एक्सपर्ट्स 3 डिलेज मॉडल की बात करते हैं, जिन्हें खत्म करने पर फोकस होना चाहिए। 3 डिलेज क्या हैं ये? पहली देरी, सेवाएं लेने का निर्णय लेने में देरी, डिले इन डिसीजन मेकिंग, जब परिवार या महिला ये समझने और फैसला करने में देर लगा देते हैं कि अब अस्पताल जाने की जरूरत है। इसमें जानकारी की कमी, पैसे की चिंता या घर पर पुरुषों की इजाजत ना मिलना जैसे कारण हो सकते हैं। अच्छा। दूसरी देरी, उचित स्वास्थ्य सुविधा तक पहुंचने में देरी, डिले इन रीचिंग द फैसिलिटी, जब फैसला तो हो गया पर अस्पताल तक पहुंचने के लिए समय पर ट्रांसपोर्ट नहीं मिला, एम्बुलेंस नहीं आई या रास्ता खराब था। ठीक है। और तीसरी देरी, स्वास्थ्य सुविधा पर पहुंचने के बाद इलाज शुरू होने में देरी, डिले इन रिसीविंग एडिक्वेट केयर,
जब मरीज अस्पताल पहुंच तो गया, पर वहां तुरंत इलाज शुरू नहीं हुआ क्योंकि स्टाफ नहीं था, डॉक्टर नहीं थे, खून का इंतजाम नहीं था या जरूरी दवाएं या उपकरण नहीं थे। इन तीनों डिलेज को एड्रेस करने के लिए मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच चाहिए। ये 3 डिलेज का फ्रेमवर्क बहुत यूजफुल है प्रॉब्लम को समझने के लिए। हर स्तर पर काम करने की जरूरत है। अच्छा, अब फैमिली प्लानिंग पे वापस आते हैं। हाँ, इसकी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है मातृ मृत्यु कम करने में? क्या सिर्फ गर्भ निरोधक बांटने से भी फर्क पड़ेगा? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है। फैमिली प्लानिंग को सिर्फ जनसंख्या नियंत्रण के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। ये मैटरनल हेल्थ का एक बेहद जरूरी हिस्सा है। अच्छा, कैसे? कैसे? पहला, गुणवत्तापूर्ण गर्भ निरोधक सेवाएं, क्वालिटी कॉन्ट्रासेप्टिव सर्विसेज प्रदान करके अनवांटेड प्रेगनेंसीज को रोका जा सकता है। हाँ, हर प्रेगनेंसी में, चाहे वो कितनी भी हेल्दी क्यों ना हो, थोड़ा रिस्क तो होता ही है। तो अनचाही प्रेगनेंसी को रोकना सीधे तौर पर मैटरनल डेथ और मॉर्बिडिटी के रिस्क को कम करता है। सही बात। दूसरा, गर्भ निरोधक तरीके महिलाओं को प्रेगनेंसीज के बीच उचित अंतर, स्पेसिंग रखने में मदद करते हैं। हाँ, जल्दी जल्दी होने वाले जन्म, क्लोजली स्पेस्ड बर्थ्स, माँ और बच्चे दोनों के लिए खतरनाक होते हैं। बिल्कुल। तीसरा, ये बहुत युवा, एडोलेसेंस और अधिक उम्र, ओल्डर विमेन की महिलाओं में होने वाले हाई रिस्क प्रेगनेंसीज को रोकने में मदद करते हैं। राइट। तो ये सेवाएं किन तक पहुंचाना सबसे जरूरी हैं? क्या हमें यूनिवर्सल अप्रोच अपनाना चाहिए या टारगेटेड? यूनिवर्सल एक्सेस तो गोल होना ही चाहिए, लेकिन इमीडिएट फोकस उन तक होना चाहिए जिन तक ये सेवाएं अभी सबसे कम पहुंच रही हैं। जैसा हमने पहले अनमेट नीड के आंकड़ों में देखा, ये जरूरी है कि सेवाएं कम आय वर्ग, लोअर इनकम क्विंटाइल्स की महिलाओं और पुरुषों तक पहुंचे, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां वर्तमान में सेवाएं अंडर सर्विस्ड है। इक्विटी पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। ठीक है। और क्या कोई नए मुद्दे भी उभर रहे हैं एसआरएच के क्षेत्र में जिन पर आप ध्यान देने की जरूरत है, जो शायद पहले उतने फोकस में नहीं थे? हाँ, सोर्सेज कुछ उभरते हुए मुद्दों, इमर्जिंग इश्यूज की तरफ इशारा करते हैं जिन पर आप और ध्यान देने की जरूरत है। जैसे क्या है वो? जैसे बांझपन, इनफर्टिलिटी, Right. ये भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ का एक अहम पहलू है, पर इस पर कम बात होती है। हाँ, बिल्कुल। इनफर्टिलिटी का इलाज महंगा और कम उपलब्ध है, और इससे जूझ रहे कपल्स को बहुत सामाजिक और मानसिक तनाव झेलना पड़ता है। फिर है प्रजनन कैंसर्स, Right. रिप्रोडक्टिव कैंसर्स, जैसे महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर। राइट, इनकी स्क्रीनिंग, अर्ली डिटेक्शन और ट्रीटमेंट को मजबूत करने की जरूरत है। सही है। महिलाओं में होने वाली अन्य रुग्णताएं, अदर मोबिडिटीज भी हैं, जैसे गर्भाशय का बाहर आना, यूट्राइन प्रोलैप्स, जो अक्सर कई बार डिलीवरी होने या भारी वजन उठाने से होता है, खासकर ग्रामीण महिलाओं में, या फिस्टुला जैसी समस्याएं। ओहो। और लिंग आधारित हिंसा, जेंडर बेस्ड वायलेंस, जीबीवी, डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्सुअल असॉल्ट का सीधा और गहरा असर महिलाओं के यौन और प्रजनन स्वास्थ्य पर पड़ता है। हेल्थ सिस्टम को जीबीवी सर्वाइवर्स के प्रति ज्यादा संवेदनशील और सपोर्टिव होने की जरूरत है। इन मुद्दों का गहराई से अध्ययन करने और इनके समाधान खोजने के लिए टारगेटेड इंटरवेंशंस की जरूरत है। ये मुद्दे भी बहुत गंभीर हैं और अक्सर छिपे रह जाते हैं। और क्या कुछ खास समूह, स्पेसिफिक ग्रुप्स हैं जिन पर कार्यक्रमों को ज्यादा फोकस करना चाहिए? बिल्कुल। एक तो आरटीआई-एसटीआईज की रोकथाम और उपचार पर लगातार ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। इसमें पुरुषों को शामिल करना भी जरूरी है। हाँ, साथ ही कुछ ऐसे समूह हैं जो अक्सर छूट जाते हैं या जिनकी जरूरतें नजरअंदाज हो जाती हैं। अंडर सर्व्ड ग्रुप्स जैसे किशोर, एडोलेसेंस, हाँ, ये बहुत जरूरी है। उनकी एसआरएच जरूरतें अलग होती हैं। उन्हें सही उम्र में सही जानकारी, कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन, परामर्श, काउंसलिंग और युवा अनुकूल, यूथ फ्रेंडली स्वास्थ्य सेवाएं मिलनी चाहिए, जो अक्सर हमारे समाज में टैबू माना जाता है। बिल्कुल। फिर है एचआईवी एड्स के साथ जी रहे लोग, पीपल लिविंग विद एचआईवी एड्स, पीएलएचआईवी। उनकी अपनी स्पेसिफिक एसआरएच जरूरतें होती हैं, जैसे सेफ कंसेप्शन के तरीके, और उन्हें स्टिग्मा फ्री केयर मिलनी चाहिए। इन समूहों के अधूरे प्रजनन स्वास्थ्य जरूरतों, अनमेट रिप्रोडक्टिव हेल्थ नीड्स को एड्रेस करना बहुत जरूरी है, ताकि एसआरएच सर्विसेज वाकई में इंक्लूसिव बन सकें। सही कहा। किशोरों का स्वास्थ्य और अधिकार तो एक बहुत बड़ा और जरूरी मुद्दा है जिस पर शायद अलग से भी एक पूरी चर्चा हो सकती है। उन्हें सही इन्फॉर्मेशन देना कितना जरूरी है ताकि वो इन्फॉर्म चॉइसेस ले सकें? निश्चित रूप से। सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एक बहुत वाइड टॉपिक है जो सिर्फ महिलाओं या बच्चा पैदा करने तक सीमित नहीं है। ये पुरुषों, किशोरों और जीवन के हर चरण से जुड़ा है,
और व्यक्ति के डिग्निटी और ह्यूमन राइट्स का फंडामेंटल हिस्सा है। Okay, so we hope you liked our today's discussion on child and infant mortality, reproductive health in India. For more such discussions on UPSC topics, subscribe to the UPSC podcast channel. Dhanyavad. Jai Hind.